नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम अपने नीट 2021 के वीडियो सॉल्यूशंस को कंटिन्यू करते हैं। ये पर्टिकुलर वीडियो सॉल्यूशन में हमने ज़ूलॉजी के क्वेश्चंस कवर किए हैं। जैसा कि आपको पता है कि मेरे पास नीट 2021 का O6 कोड का पेपर मेरे सामने है, राइट। ये हम डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ज़ूलॉजी के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, जैसा कि मैंने रिक्वेस्ट किया था पहले भी और अभी भी आपको बता रहा हूँ कि आपके सामने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के स्ट्रेट लाइंस के थे। तो मैं यहाँ पर उसके पेज नंबर पैराग्राफ का वो पर्टिकुलर लाइन भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। शुरू करते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 151। एज यू नो ज़ूलॉजी वाला 151 से 200 तक क्वेश्चन नंबर्स हैं, राइट। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन सेज इरिथ्रोपोएटिन। क्या लिखा बच्चों? इरिथ्रोपोएटिन hormone which stimulates RBC formation is produced by what? बच्चों इजी क्वेश्चन है। देखो, एक्सक्रीशन ऑस्मोरेगुलेशन चैप्टर और तुम्हारा हार्मोनल कोऑर्डिनेशन दोनों के रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन ये जो है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी रिलीज करते हैं। बाकी एक्चुअली कोई ऑप्शन ही नहीं है जो क्लोज भी है। बच्चों, डू यू रिमेंबर द वर्ड जक्स्टा? जक्स्टा मीन्स नियरर, है ना। ग्लोमेरुलर मतलब ग्लोमेरुलस के, है ना। तो जक्स्टा ग्लोमेरुलर जो होता है वो कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जो कि ग्लोमेरुलस के नजदीक पाए जाते हैं। डू यू रिमेंबर, इसमें वो लो प्रेशर सेंसिटिव कंपोनेंट बनता था, दैट वाज रेनिन, है ना। तो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स जो है यही जो है इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन बनाने में काम आता है, करेक्ट। बाकी आप देखो, पेनक्रियास तो ऑब्वियसली नहीं है। एडिनो हाइपोफाइसिस तुम्हारा एंटीरियर पिट्यूटरी दूर दूर तक नहीं है। हाँ, बोन मैरो जो होता है, बोन मैरो वो आरबीसी सेल बनाते हैं, लेकिन आरबीसी बोन मैरो जो है वो सारे ही ब्लड सेल्स बनाते हैं मेजरली, बट ब्लड सेल मैन्युफैक्चर is called as erythropoiesis या for WBC it will be called as leukopoiesis। यहाँ पर मैन्युफैक्चर नहीं बोल रहा है कि जो हार्मोन है वो कहाँ से बन रहा है ना। तो ब्लड सेल्स बनते बोन मैरो से हैं, लेकिन उस बनने वाले प्रोसेस में जो हार्मोन मदद करता है वो है इरिथ्रोपोएटिन, ठीक है। अगर आपको बाई चांस इसका एनसीईआरटी का रेफरेंस चाहिए तो मैं बोलूंगा पेज नंबर 339 पे आ जाओ। पेज नंबर 339, पता है वो अपना एक पैराग्राफ है, हॉर्मोन्स ऑफ हार्ट, है ना, किडनी एंड जीआई ट्रैक्ट, याद है, एक पैराग्राफ है। इसी में एकदम क्लियर लाइन है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स जो है वो इरिथ्रोपोएटिन बनाता है। स्ट्रेट एनसीईआरटी लाइन इट इज, पेज नंबर 339 पे मिलेगा, ठीक है बच्चों, करेक्ट है ना। सो अभी आगे बढ़ते हैं। नाउ हाँ बच्चों, तो गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे देखिए, ये रहा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द फैमिली मस्कीडे? यू रिमेम्बर दिस मस्कीडे फैमिली, है ना। मस्कीडे फैमिली ये आपको वो जो अपना चैप्टर नंबर 1 था, चैप्टर नंबर 1 लिविंग वर्ल्ड, याद है? लिविंग वर्ल्ड वाला जो चैप्टर है, ठीक है, उसमें मैं बोलूंगा यू गो टू पेज नंबर 11। कौन से पेज पे जाना है? पेज नंबर 11 पे जाना है। याद है, देयर वाज अ टेबल, उस पेज पे एक ही टेबल है, 1.1 उसका हेडिंग है ना। तो वो आपको मिल जाएगा। तो मस्कीडे फैमिली जो होता है वो अगर आप देखेंगे तो हाउस फ्लाई का है, हाउस फ्लाई, ठीक है। ये भी कितना सिंपल पूछा एक्चुअली। एनसीईआरटी में ग्रासहॉपर का डिस्कशन दिया ही नहीं है, कॉकरोच का डिस्कशन दिया ही नहीं है, फायर फ्लाई का डिस्कशन दिया ही नहीं है। तो ऐसे ही प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से आपको आंसर क्लियरली आ जाता है, ठीक है। सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, द आंसर इज विदाउट एनी सेकंड थॉट, आंसर इज हाउस फ्लाई, करेक्ट है। फाइन, आगे बढ़ते हैं बच्चों। नाउ व्हाट वी वांट टू गो इज टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
यस बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 153 आप देखें तो क्या लिखा है, मैच द फॉलोइंग, देयर इज फाइसेलिया, थोड़ा टाइपिंग एरर है, लिम्युलस, एनसाइक्लोस्टोमा, पिनेक्टेडा, और ये उनके साइंटिफिक नेम बोले। कितनी बार आपको बताया क्लास में कि एनिमेलिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके साइंटिफिक नेम याद करना, बराबर है। एस साइंटिफिक नेम वाला देखो, स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी की लाइंस पूछी है। इफ यू गो विद दिस, फाइसेलिया इज पोर्चुगीज मैन ऑफ द वॉर, पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, करेक्ट। अभी ए का 2 मेरे को कितने में दिख रहा है, 2 में दिख रहा है बच्चों, या तो फर्स्ट ऑप्शन या तो सेकंड ऑप्शन, करेक्ट है। अच्छा, लेट्स गो टू लिम्युलस। लिम्युलस जो है, लिम्युलस पता है, दैट वाज वो लिविंग फॉसिल, किंग क्रैब लिविंग फॉसिल वगैरह था। तो बी का 3, बी का 3 सही बात है। चलो इधर भी है, दोनों में बी का 3 कॉमन आ रहा है, ठीक है। एनसाइक्लोस्टोमा एंड पिनेक्टेडा, अरे एनसाइक्लोस्टोमा जो है वो हुकवर्म है। अगर ये नहीं पता हो तो ये तो पता ही होना चाहिए यार, पिनेक्टेडा इज पर्ल ऑयस्टर, पिनेक्टेडा पर्ल ऑयस्टर होता है, करेक्ट, जैसे पर्ल वगैरह मिलता है। सो इन दिस केस द आंसर विदाउट एनी डाउट गोज टू द फर्स्ट ऑप्शन, बराबर, पहला वाला ऑप्शन ही सही है, फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, समझ गया। किंगडम एनिमेलिया चैप्टर में है ना, आप अगर जानना चाहें ये मिल जाएगा आपको, वो जो अपना सियोलेंटेट वाला ग्रुप है ये मिल जाएगा ऑर्थ्रोपोडा में, ठीक है। ये तुम्हारा सब वर्म वाला ग्रुप तो, और ये पिनेक्टेडा तुम्हारा वो मोलस्का वगैरह, करेक्ट, फाइन। लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन, आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं, है ना। देन फ्रेंड्स, next question in front of you, question number 154, for effective treatment of the disease, early diagnosis, you know, diagnosis was an art of naming the disease, disease को पहचानना है ना, वो होता है diagnosis। क्या बोला है, effective treatment of disease के लिए, early diagnosis के लिए and understanding the pathophysiology is very important, which of the following molecular diagnostic technique is asked, बराबर, that is going to be useful for early detection। अच्छा, इसमें ऑप्शन देखो क्या लिखा है, एक तो एलाइजा टेक्निक लिखा है, वेस्टर्न ब्लॉट, सदर्न ब्लॉट, हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक, बराबर है। तो पैथोफिजियोलॉजी को समझने के लिए कौन सा अच्छा टूल था, तो करेक्ट आंसर इन दिस केस इज एलाइजा टेक्निक, दैट वाज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। इफ यू रिमेंबर, ये एक टेस्ट था जो एनसीईआरटी बोलता है इट्स अ कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर एड्स, डू यू रिमेंबर। तो क्या मैं बोलूं, एलाइजा एक डायग्नोस्टिक टूल है ना जिसके से बीमारियां पता चलती है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है सर कैसे एलाइजा भी आप क्यों सोच रहे हैं, वेस्टर्न ब्लॉट और सदर्न ब्लॉट वगैरह कुछ हो नहीं सकता क्या। तुमको बच्चों याद है मैंने आपको क्लास में एक टेक्निक दी थी, अगर आपको ये टेक्निक याद हो, स्नो ड्रॉप, याद है, स्नो ड्रॉप। तो S stands for southern, N stands for northern, O is nothing, and W stands for western, ठीक है। तो बेसिकली ये सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्निक और वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक को समझने की टेक्निक है। इधर D stands for DNA, R stands for RNA, O is nothing and P stands for proteins। याद आया कुछ, ये हमने मीनोमिक्स बनाया था, कैसे याद करना था बच्चों, स्नो ड्रॉप, याद है, स्नो ड्रॉप, उसमें से O इज 0, नथिंग, O के बारे में कुछ सोचना नहीं है। तो क्या मैं बोलूं, सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक डीएनए को पता करने के लिए होती है, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्निक से आरएनए पता किया जाता है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक जो होती है उससे प्रोटीन्स के बारे में पता चलता है, राइट। तो मुझे बताओ इसमें क्या डीएनए के बारे में पूछा है क्या, आरएनए के बारे में पूछा है क्या, ठीक है। तो ये सब जो ऑप्शंस है कौन से, वेस्टर्न टेक्निक, सदर्न टेक्निक, ये सब तो एनीवेज रूल्ड आउट है, करेक्ट। सो आंसर राइटली 154 का आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन ओनली। फिर भी अगर आपको एनसीईआरटी का रेफरेंस चाहिए तो भी बता दूं, ओपन द चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर ओपन करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन करके चैप्टर था, सेकंड वाला,
हाँ, उसमें जाइए पेज नंबर 212। किस पे जाना है? पेज नंबर 212 पे जाने का है। एक पैराग्राफ मिलेगा आपको मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस वाला। उसमें अगर आप सही से रीड करेंगे, फर्स्ट पैरा की शायद थर्ड लाइन पर ऐसा लिखा है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज करके वो जो है पीसीआर, एलाइजा, ये सब टेक्निक्स भी यूज किए जाते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पीसीआर, एलाइजा, ये सब यूज किए जाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। समझ में आया? मैं तो बोलूं एक अच्छा क्वेश्चन ये हो सकता था, थोड़ा और डिफिकल्ट क्वेश्चन, कि फाइंड द ऑड वन आउट इन कॉन्टेक्स्ट टू मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस एंड सेव द ऑप्शंस वेयर पीसीआर, एलाइजा और तुम्हारा कौन सा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये तो सारी एनसीईआरटी की लाइन है। इसके अलावा कुछ होता तो दैट वुड हैव बीन द ऑड वन आउट। अंडरस्टूड? चलो ठीक है। एनीवेज द क्वेश्चन वाज इजी एंड इजीली गेटेबल। बराबर। चलो आगे बढ़ते बच्चों, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। Yes, students, next question now. Question number 155. Which one of the following is an example of hormone releasing IUD? You remember the chapter reproductive health? उसमें IUDs के बारे में कुछ लिखा है। First of all, what is IUDs? Intrauterine devices. Intrauterine devices अगर आपने NCERT अच्छे से पढ़ी है तो आपको तीन टाइप के IUDs बताए गए हैं चैप्टर में, है ना? एक नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, ठीक है, एक जो है कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, समझ गए, एंड वन इज हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, है कि नहीं? फाइन। सो इफ यू गो विद द फर्दर डिटेल्स, नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज में ऐसा नाम है लिप्स लूप, करेक्ट। कॉपर रिलीजिंग में कॉपर टी, then there is copper 7, right? Then there is multi load 375, करेक्ट करेक्ट, ऐसा आपने टेबल भी बनाया हुआ रहेगा। फिर हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी में प्रोजेस्टार्ट है, बराबर, LNG20 है, बराबर है। गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से स्टूडेंट्स, है कि नहीं बच्चों? तो फिर देखो ये हिसाब से तो आंसर तुम्हारा क्या बैठ रहा है? क्लियर आंसर है ना, LNG20। दिस इज द आंसर इफ यू सी हार्मोन रिलीजिंग के ग्रुप में। अगर कॉपर टी की बात करें तो कॉपर टी इधर आ रहा है, कॉपर रिलीजिंग में आता है, बराबर। कॉपर 7 भी सेम कॉपर रिलीजिंग, मल्टी लोड 375 भी कॉपर रिलीजिंग में। LNG20 जो है हार्मोन रिलीजिंग। अच्छा, बाय द वे व्हाट इज LNG का फुल फॉर्म? हाँ, LNG का फुल फॉर्म क्या है, याद है आपको? क्या था? लॉर लॉर नीवो, देयर वाज समथिंग लाइक दिस ना, लीवोनॉर्जेस्टेरॉल। क्या नाम था? लीवोनॉर्जेस्टेरॉल उसका नाम था, है कि नहीं? फाइन, ओके, लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन पे जाते हैं बच्चों। अच्छा, बिफोर आई गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बात तो भूल गया, आपको इसका पेज नंबर भी बताना था। ओके, वो जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला जो चैप्टर है, उसके पेज नंबर 60 पे मिलेगा। पेज नंबर 60 पे लास्ट पैरा पे ये सारा डिस्कशन है डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में, और आपको बताया था कि इसको प्रॉपर ऐसा टेबल बना के लिखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट नाउ, which stage of the meiotic prophase shows terminalization as its distinctive feature? बच्चों कितना इजी क्वेश्चन। टर्मिनलाइजेशन तो डाइकाइनेसिस में होता है, बराबर है। ये तो एकदम हम लोग ऐसे ही पढ़ाते थे ना, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, कुछ याद है? मियोसिस 1 का प्रोफेज 1 के 5 फेजेस थे, कौन से? लिप्टोटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन,
लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, याद आया क्या? उसमें भी हम लिप्टोटीन ये सब जो था उसको एक टेक्निक आपको याद दिलाया था, याद है क्या? लेजी पीपल डिप एंड डाई, where L stands for liptotine, Z stands for zygotine, people stand for pachytine, dip stands for diplotine, di stands for dikinesis, correct? इसमें से तुमको अगर मतलब एक एक की बात करें तो लिप्टोटीन में क्रोमोसोम स्लेंडर थ्रेड्स की तरह दिखते थे, उसका स्ट्राइकिंग फीचर था। जाइगोटीन में वो सिनेप्सिस होती थी, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होता था, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है। पैचिटीन में बेसिकली द टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड विल टच एंड पैच वगैरह पड़ता है। वो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल भी आपने पढ़ा रहेगा, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल भी इसी स्टेज का बात है, बराबर। और डिप्लोटीन में चीजें चेस्ट में शिफ्ट होना चालू होता है, और डाइकाइनेसिस में डिस्टिंक्टली एकदम एंड तक पहुंच जाता है। वो एंड तक चेस्ट मेटा पहुंचने वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डाइकाइनेसिस। सो विदाउट एनी डाउट द आंसर इज डाइकाइनेसिस, ठीक है। इफ यू वांट टू नो द पेज नंबर तो पेज नंबर भी लिख लो भाई। सेल डिवीजन चैप्टर, जो सेल साइकिल सेल डिवीजन चैप्टर है उसके पेज नंबर 168 पे जाइए। मियोसिस 1 वाला पूरा पैराग्राफ है, उसी को सही से पढ़ लो, आपको डाइकाइनेसिस में क्या होता है वो लिखा हुआ मिल जाएगा। गॉट इट? यस और नो? आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। गो टू द नेक्स्ट वन नाउ। क्वेश्चन नंबर 157 है बच्चों आपके सामने, 157, बराबर। विद रिगार्ड्स टू इंसुलिन चूज द करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। आपको करेक्ट ऑप्शन या करेक्ट कॉम्बिनेशन ढूंढना है। C peptide is not present in the mature insulin. This is a correct statement, बच्चों, true statement है ना। The insulin produced by recombinant DNA technology has C peptide. Is it a correct statement? हाँ, ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, इनफैक्ट ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि फाइनल जो इंसुलिन बनता है उसमें हम लोग ये सी पेप्टाइड वाले को क्या बोलते हैं? डिसॉल्व करा देते हैं, समझ गए? अच्छा, प्रो इंसुलिन, वो जो इनएक्टिव इंसुलिन शुरू में बनाई जाती है उसका सी पेप्टाइड होती है क्या? हाँ भाई, सही होती है। चेन ए पेप्टाइड एंड चेन बी पेप्टाइड ऑफ इंसुलिन आर कनेक्टेड बाय डाइसल्फाइड ब्रिजेस, दिस आल्सो इज करेक्ट स्टेटमेंट। सो आई वुड से बच्चों, व्हाट इज, आपको क्या ढूंढना है इसमें? करेक्ट ढूंढना है बच्चों, करेक्ट। तो करेक्ट कौन कौन सा हो गया? एक तो ए करेक्ट है, सी करेक्ट है, डी करेक्ट है, ए सी डी, दिस सीम्स टू बी करेक्ट, है ना, बराबर। अच्छा, आपको अगर एनसीईआरटी का रेफरेंस चाहिए तो आई वुड से वो जो अपना बायोटेक्नोलॉजी वाला जो चैप्टर है, वो बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर वो आप ओपन करिए तो मैं बताता हूँ आपको किधर वो मिलेगा। सो पेज नंबर 211, जो चैप्टर ना बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, उसमें जो इन जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाने का जो पैराग्राफ है उसी में आपको ये सारा डिटेल्स मिल जाएगा, ठीक है। एक ही बात मुझे लगता है वो पकड़ने जैसा था इस क्वेश्चन में, ये जो बी स्टेटमेंट है बोलता है इंसुलिन जो बना उसके पास सी पेप्टाइड रहता है, जो कि फाइनली डाइजेस्ट किया जाता है, राइट? इट शुड नॉट बी देयर, करेक्ट और नॉट। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 158, which one of the following organisms bears hollow and pneumatic bones? अरे कितनी इजी बात है। न्यूमेटिक बोन्स तुमको पता है, हॉलो बोन्स होते हैं जो बेसिकली बोयंसी बढ़ाने के लिए काम आते हैं, अपने आप को हल्का फील करने का। पार्ले मरी लाइट ऐसा कुछ बताया था, है ना। सुनो, एनीवेज इसमें क्या लिखा देखो, कौन कौन से एग्जांपल्स हैं। हेमीडेक्टिलस, बच्चों हेमीडेक्टिलस ये कौन सा ग्रुप हो गया? सोचो, रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स को हॉलो बोन्स होना सही है क्या? नहीं है, तो बर्ड्स में होना चाहिए क्योंकि उनको फ्लाई करना होता है। मैक्रोपस इफ यू नो इज कंगारू, मैमल है, ये कौन सा उड़ने वाला है? नियोफ्रन जो है, नियोफ्रन इज वल्चर, वल्चर, ओके, दिस इज अ बर्ड।
करेक्ट। एंड ऑर्निथोरिंकस वही तुम्हारा डक बिल्ड प्लेटिपस, जो कि एक मैमल है कि नहीं। तो बच्चों ढूंढना ये था कि ये सारे ग्रुप में से बर्ड्स कौन सा है या एव्स कौन सा है। तो मुझे तो थर्ड वाला मिला। ये सब आपको किंगडम एनिमेलिया में वो जो एव्स एंड मैमल्स वाला पैरा है चाहिए, तो इसमें रेप्टाइल्स भी ले लो। चलो रेप्टाइल्स एव्स और मैमल्स पढ़ो और आपको ये चीज मिल जाएगी। सो 158 द आंसर इज नियोफ्रन, दैट इज वल्चर, वल्चर जो कि एक बर्ड्स है। बराबर। इस क्वेश्चन में जब ये हॉलो बोन्स पूछा है, हॉलो बोन्स बर्ड को ही होना चाहिए। रेप्टाइल को क्यों चाहिए हॉलो बोन्स, कंगारू मैमल्स को क्यों चाहिए हॉलो बोन्स, उनको थोड़ी उड़ना है। जिनको उड़ना है उसके पास न्यूमेटिक बोन्स, हॉलो बोन्स रहेंगे। करेक्ट है बच्चों, ठीक है। नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं बच्चों। Students, the question says the person with AB blood group are called as universal recipient या acceptor. This is due to, बच्चों एक काम करते हैं, AB ब्लड ग्रुप जो है उसका एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाते हैं। मैंने आपको कुछ ऐसा बताया था बच्चों, ये आरबीसी हो गया, इसपे ए एंटीजन भी मिले और बी एंटीजन भी मिले। करेक्ट। इसके सराउंडिंग प्लाज्मा पे neither A nor B antibodies will be there. Correct. तो AB is said to be universal recipient. ये ऐसा क्यों? क्योंकि इसको कोई भी डोनेट करेगा, कोई भी ब्लड ग्रुप डोनेट हो, वो चीजें आके आराम से रह सकती है, बिकॉज देयर इज नो एंटीबॉडी, नील एंटीबॉडीज आर देयर इन द AB ब्लड ग्रुप। बात समझे कि नहीं? क्या लिखा देखो, अभी ऑप्शंस पढ़ो। पर्सन विद AB ब्लड ग्रुप आर कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट। क्या लिखा है? एब्सेंस ऑफ एंटीजन A and B ऑन द सरफेस ऑफ RBC। इज इट अ करेक्ट स्टेटमेंट? इनफैक्ट A भी होता है और B भी होता है, मतलब ये तो गया। एब्सेंस ऑफ एंटीजन लिखा था ना फर्स्ट ऑप्शन, अब क्या बोल रहे हैं? एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडी, दैट इज एंटीबॉडी A and एंटीबॉडी B इन द प्लाज्मा। बच्चों दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, दिस सीम्स टू बी करेक्ट, है कि नहीं? ना तो एंटीबॉडी ए प्रेजेंट है, ना तो एंटीबॉडी बी प्रेजेंट है प्लाज्मा में। तुमको तो पता है ना, एंटीजन रहेंगे आरबीसी पे, एंटीबॉडी रहेंगे सराउंडिंग प्लाज्मा पे। आई होप यू नो व्हाट इज चलो चाहिए तो मैं कुछ इरेज करके समझा दूं वापस से। हाँ, तुमको ये तो याद होना चाहिए बच्चों कि ये जो है ये देखो, फिर से बता रहा हूं मैं, ए बी ब्लड ग्रुप में ए और बी दोनों एंटीजन होंगे किस पे? आरबीसी पे, है ना। और ये सराउंडिंग एरिया क्या है? सराउंडिंग एरिया प्लाज्मा है। इधर नीदर ए नॉर बी वाला एंटीजन होता है। क्या मैं बोलूं? देयर इज नील एंटीबॉडी एंड देन देयर इज बोथ एंटीजन। तो बेसिकली जब कोई डोनर आएगा ना, तो ये एंटीबॉडी कौन से होते हैं? वही अपोज करने वाले थे। जब इधर एंटीबॉडी कोई नहीं है तब तो फिर तो अपना राज है, कोई भी जो है इसको दे सकता है। राइट, दैट्स द रीजन कि ये सबका ब्लड ले सकता है। इट इज सेड टू बी यूनिवर्सल रिसिपिएंट और एक्सेप्टर। सो सेकंड इज करेक्ट। एब्सेंस ऑफ एंटीजन ए एंड बी इन द प्लाज्मा। अरे प्लाज्मा में एंटीजन होता ही नहीं है, होगा तो सेल में होगा। प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज एंटी ए एंड एंटी बी ऑन आरबीसी। अरे आरबीसी के ऊपर एंटीबॉडी होता है कि एंटीजन होता है? ये रूल तो तुमको पता रहेगा ना, आरबीसी के ऊपर एंटीजन होते हैं एंड प्लाज्मा पे एंटीबॉडी होता है। करेक्ट। ये सबसे आंसर अपना क्या बन गया? 159 का ऑप्शन 2 इज करेक्ट। इफ यू स्टिल वांट टू नो द कंसेप्ट, पेज नंबर 280 पे जाओ, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाला जो चैप्टर है, उसमें आपको ब्लड ग्रुप्स के टॉपिक में कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अगर रहे तो आप इस क्वेश्चन को आराम से टैकल कर लेंगे। बराबर। करेक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों ना। Which enzyme is responsible for conversion of inactive fibrinogen to fibrin? इनएक्टिव फिब्रिनोजन टू फिब्रिन में कन्वर्ट करने वाला। बच्चों ये रेनिन वेनिन तो किधर आ गए, एपिनेफ्रिन भी किधर? जो भी डाउट है मुझे लगता है आपको ऑप्शन 3 और 4 में होना चाहिए, थ्रोम्बिन वर्सेस थ्रोम्बोकाइनेज। करेक्ट।
Which enzyme is responsible for conversion of inactive fibrinogen to fibrin? The correct answer is thrombin. समझ गए? थ्रोम्बोकाइनेज नहीं है. अगर आप जानना चाहते हैं किधर है तो अगेन यू गो इनटू दैट सर्कुलेशन वाला चैप्टर. बराबर, सर्कुलेशन वाले चैप्टर में वही तुम्हारा पेज नंबर 280 281 के आसपास तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट है. कौन सा? कोएगुलेशन ऑफ ब्लड. ब्लड क्लॉटिंग को आप पढ़िए तो आपको मिल जाएगा कि थ्रोम्बिन चाहिए भाई, थ्रोम्बोकाइनेज नहीं चाहिए. बराबर, ठीक है, फाइन. आगे बढ़ते हैं बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 161. 161 की बात करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रॉन्गली रिप्रेजेंट्स द नेचर ऑफ स्मूथ मसल. स्मूथ मसल मतलब वही तुम्हारा इनवॉलेंटरी मसल, राइट. तो क्या लिखा देखो. हाँ, अगर ऐसे देखें तो कम्युनिकेशन अमंग द सेल्स इज परफॉर्म बाय इंटरकैलरी डिस्क. इधर ही आपका ट्यूबलाइट जलना चाहिए. इंटरकैलरी डिस्क भैया कार्डियक मसल पे होती है. ठीक है. अब क्या लिखा है? दीज मसल्स हैव नो स्ट्राइशन. ये तो करेक्ट है. दे आर इनवॉलेंटरी, ये भी करेक्ट है. दीज मसल्स आर प्रेजेंट द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, ये भी करेक्ट है. आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन. तो रॉन्ग तो पहले वाला ही है, इंटरकैलरी डिस्क. देखो बच्चों, अगर आपको याद हो तो हमने आपको ऐसा भी क्लास में याद कराया है, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, इनकरेक्ट करेक्ट ऐसे वाले, थोड़ा ध्यान से देखने का. ज्यादा टाइम पर पहला वाला या तो ऑप्शन होता है या तो लास्ट वाला होता है. बताया था ना ऐसा. पहला वाला इसलिए कि आप जल्दी से पढ़ के आगे बढ़ जाएंगे. लास्ट वाला इसलिए कि आपको सारे पढ़ने के बाद आप आंसर पे कंक्लूड कर पाते हैं. ऐसा टाइप का क्वेश्चन है. पहला वाला स्टेटमेंट सही से अगर आप रीड करो, इंटरकैलरी डिस्क इज अ फीचर ऑफ कार्डियक मसल, नॉट इनवॉलेंटरी मसल. हेंस दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. 161 का अपना आंसर जो है ना, ये आंसर 1 वाला ही है. समझ गए बच्चों? एक बात और, अगर आपको बाई चांस इनका पेज नंबर जानना है तो पेज नंबर 105 ऑफ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, ठीक है, वो जो अपना वो वाला चैप्टर ना, टिश्यू वाला चैप्टर है ना, तो उसमें आपको मिल जाएगा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में. पेज नंबर 105 पे अगर जाएंगे तो आपको वहां पर स्मूथ का कार्डिक मसल्स और स्केलेटल मसल की प्रॉपर्टी मिलेगी. उधर आपको समझ जाएगा इनवॉलेंटरी के सारे फीचर है. इंटरकैलरी डिस्क तुम्हारा इसका फीचर है, कार्डिक मसल का फीचर है. अंडरस्टूड. चलो आगे बढ़ते हैं. मेसोकोलम आ गया. मेटामेरिज्म, कैनाल सिस्टम, कॉम्प्लेक्स, नीडोब्लास्ट. कितनी बार ये टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं आपको टेस्ट में? सो मेनी टाइम्स. हाँ, अच्छा देखो बच्चों, मेटामेरिज्म किसकी फीचर है? एनलीडा की फीचर है. मेटामेरिज्म एनलीडा की फीचर है कि नहीं? बराबर. ट्रूली सेगमेंटेड बाय द वे दो की होती है, ऑर्थ्रोपोडा और एनलीडा दोनों को होती है, लेकिन मोर क्लियरली एविडेंट उससे बाहर से देखिए वैसा तुम्हारा मेटामेरिज्म वाला होता है. बराबर है. अच्छा, तो मतलब ए का 3 होना चाहिए. मतलब ये सबसे आंसर अभी फिलहाल फर्स्ट लग रहा है या तो थर्ड लग रहा है. अच्छा, फिर क्या होता है? कैनाल सिस्टम. अरे पता है कैनाल सिस्टम पॉरीफेरा में होता है. बी का 4 होना चाहिए. वापस जाएगा बी का 4 दोनों में. हाँ, कॉम्प्लेट किस में होता है बताओ? कॉम्प्लेट्स और तुम्हारा नीडोब्लास्ट. अरे नीडोब्लास्ट मतलब डंक मारने वाले सेल्स ये सिगोलेंटेटा में होंगे, और कॉम्प्लेट की बात करेगा तो ये टीनोफोरा में होगा. सो वो हिसाब से व्हाट इज द आंसर? आंसर विदाउट एनी डाउट गोज टू द फर्स्ट थिंग. मतलब आंसर तुम्हारा ये वाला ऑप्शन है, ये वाला A3 B4 C2 D1. किधर है ये किंगडम एनिमेलिया वाला जो चैप्टर है ना, उसमें अगर आप पढ़ेंगे ना, जो स्टार्टिंग के 2-3 फाइल में पढ़ के आपको ये आंसर मिल जाएगा. आगे बढ़ते बच्चों. नाउ a specific recognition sequence identified by endonuclease to make cut at specific position within the DNA, inside the DNA. वो तुमको याद है हम जो अंदर यूज करते थे वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होते थे. पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कितना इजी है. हाँ, इसमें पैलिंड्रोम याद है? ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आप स्टार्टिंग से पढ़े या लास्ट से पढ़े,
इट मीन्स वन एंड द सेम। आपको एनसीईआरटी में भी मलयालम वर्ड का चर्चा किया गया है। मलयालम को तुम ऐसे पढ़ो या ऐसे पढ़ो, एब्सोल्युटली सेम, बराबर। अगर आपको एनसीईआरटी का रेफरेंस चाहिए तो लिखो पेज नंबर 196 बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर, ठीक है। फिगर 11.1 के ऊपर और नीचे आपको इस चीज की डिस्कशन मिल जाएगी क्लियरली। मैं बाकी ऑप्शंस पढ़ ही नहीं रहा हूँ, बाकी ऑप्शंस दूर दूर तक सही नहीं है, समझ गए, राइट। तो आंसर 163 स्ट्रेट एनसीईआरटी लाइंस, यू विल गेट दिस। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Question says बच्चों कि which is the only enzyme that has the capability to catalyze the initiation, elongation and termination in the process of transcription in prokaryotes। बच्चों ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स पूछ रहा है, मतलब वही बैक्टीरिया वाला। पता है बैक्टीरिया में तो वो सब करना ही नहीं पड़ता है, स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग, ये वो। तो इसका करेक्ट आंसर शुड बी द फोर्थ वन, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, एक्चुअली थोड़ा सा फैक्चुअल भी है। आप ऐसा देखें तो आप एनसीईआरटी के पेज नंबर 108 पे जाइए, वहां पर थर्ड लाइन में थोड़ा इसका डिस्कशन मिलेगा, और बाकी तो आप जब एक पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे ये ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन का, आपको पता चलेगा कि नहीं यार, if we want that a single enzyme to work, single enzyme क्योंकि फर्दर प्रोसेसिंग नहीं लगती है प्रोकैरियोट्स में, तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कर पाएगा। अंडरस्टूड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। Now the question says identify the incorrect pair। बच्चों इनकरेक्ट पेयर पूछा है। एल्कलॉइड्स जो है, एल्कलॉइड्स उसकी बात करें तो कोडीन बराबर है, यहाँ पे चाहिए तो मॉर्फिन भी चलता अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है सही से। अच्छा, ड्रग्स जो होता है, ड्रग्स जो है वो ड्रग्स बच्चों, if you know the drugs mentioned in textbook is vincristin and vinblastine, यहाँ पे लिखा है रेसिन, अरे याद है एब्रिन और रेसिन, ये एक्चुअली इधर होता तो सही था, वो दोनों टॉक्सिन्स है। लेक्टिन्स की बात करेंगे तो कौन का वाला मेन सब है ना। तो अभी इस हिसाब से ये तो आपको इनकरेक्ट पता करने का, तो एल्कलॉइड कोडीन बराबर है ना। फिर लेक्टिन्स कॉन्कलविन बराबर है, टॉक्सिन्स में एब्रिन रेसिन चलेगा, लेकिन ड्रग्स नहीं चलेगा। ड्रग में तुम्हारा विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, कुकुरमिन ये सब भी चले, है ना। कुकुरमा, लौंगा वो हल्दी वल्दी होती है। तो ये आपको मिल जाएगा अपना बायो मॉलिक्यूल चैप्टर में, पता है टेबल है ना, टेबल में ये चीज मेंशन्ड है, करेक्ट, फाइन। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट थिंग नाउ आपको पेज नंबर बायोमोलिक्यूल का आप ये भी कर सकते हैं, पेज नंबर, वो जो टेबल था देखो, टेबल आपको याद आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में टेबल था, उसका एग्जैक्टली पेज नंबर है 146। कौन सा 146? वो टेबल जो है, ओके, टेबल नंबर 9.3 है, सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्ट। कौन सा? सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्ट की जो लिस्ट है उसमें आपको ये पूरा डिस्कशन मिल जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, अच्छा क्वेश्चन है, 166 क्वेश्चन, पार्शियल प्रेशर इन मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, okay, at the site of diffusion, I mean to say alveoli के बारे में पूछा है। तुमको याद है बच्चों एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ये ऐसा हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ है, और मैंने अपने बच्चों को कैसे याद करवाया है,
हाउ वी हैव मेड इट मेमोराइज, हमने कुछ ऐसा कराया था बच्चों कि आपको एटमॉस्फेयर लिखना है, राइट। एटमॉस्फेयर के बाद इसके बाद आप लिखेंगे एल्वियोलाई, फिर लिखेंगे ब्लड, है ना, फिर लिखेंगे टिश्यूज, करेक्ट। आपको याद आना चाहिए, मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूं इसका, कि यहाँ पर ऑक्सीजन अंदर आ रहा है ना, करेक्ट, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है, याद है ना, बाहर जा रहा है मीन्स ऐसा रिवर्स एटमॉस्फेयर से बाहर निकल रहा है। इस समय यू शुड नो दैट पार्शियल प्रेशर ऑल्सो, इधर चलो मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लिखता हूँ, इधर कार्बन डाइऑक्साइड लिखता हूँ एट डिफरेंट लेवल। ऑक्सीजन का कुछ याद है बच्चों? PO2 was 159 at the atmosphere. Then alveoli पे PO2 was 104. ब्लड की बात करें, आई मीन टू से ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें तो ये 95 था, बाद में PO2 टिश्यू में 40 हो जाता, 40। जब वापस जाने की बात होगी तो PCO2 टिश्यू में 45 होता है, वही 45 डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तक पहुंच जाता है। एल्वियोलाई पे पहुंचते पहुंचते वो कितना हो जाता है, 40, और इधर एटमॉस्फेयर में आते आते वो 0.3 हो जाता है। अब जरा देख लो इसमें से कौन सा पूछा अपने को, हमको क्वेश्चन पूछा है एल्वियोलाई का बताना है, मींस वी आर सपोज टू डिस्कस दिस वन। एल्वियोलाई पे ये रहा ना बात, ये रहा, करेक्ट और नॉट। कैन नोटिस चीजें अपने हाई से लो, 159 से 104, 104 से 95, 95 से 40, इधर 45 से 45, 45 से 40, 40 से 0.3. Things are trying to move from their higher concentration to their lower concentration. As far as the MCQ is concerned, PO2 104 किधर है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है मेरे को, एंड उसके सामने ये जो है PCO2 जो है वो कितना है, 40, बराबर, परफेक्ट। द आंसर विदाउट एनी डाउट हैज टू बी द थर्ड ऑप्शन, ठीक है। आप अगर जानना चाहते हो उसका पेज नंबर, तो पेज नंबर नोट करिए जरा, 272 पेज पे आइए, ठीक है। वहां पर टेबल 17.1 लिखा हुआ है, टेबल 17.1, उसमें एल्वियोलाइज वगैरह की सब वैल्यू वगैरह सब मिलेगी। ओनली द पॉइंट इज उधर हॉरिजॉन्टली लिखा है, जो मुझे लगता है अगर वर्टिकली अप एंड डाउन लिखा जाए तो हम उसको हाई टू लो जाता है वो भी अच्छे से समझ पाएंगे, समझ गए? ओके, लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन। अच्छा क्वेश्चन था ये, हाँ। 167th question we start. The question says, 1 minute. So organelles that are included in endomembrane system. कितना easy question है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गेनल इन्वॉल्व होते हैं? तुमको पता है वो जो एक सेल है, सेल के न्यूक्लियस से निकल के जो भी बनता है, ये सब थोड़ा सा जिगजैग चीज है, ये तुम्हारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, इन्हीं से निकल के गोल्गी कॉम्प्लेक्स बन जाता है, और लाइसोसोम, वैक्यूल वगैरह बन सकता है। इन शॉर्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकल के गोल्गी कॉम्प्लेक्स, फिर लाइसोसोम, वैक्यूल्स। यही तो आपको मैंने टेक्निक पढ़ाई थी, ABCD में EFG देन L देन V, सब ABCD के सीक्वेंस में
पहले से बाद वाले लेटर्स अपने को देखने हैं। बताओ जरा ये ऑप्शन किधर है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया है क्या? नहीं है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स माइटोकॉन्ड्रिया खत्म, ये भी नहीं है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम माइटो, फिर से आ गया माइटोकॉन्ड्रिया, गलत। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी कॉम्प्लेक्स लाइसोसोम। देखो ये भी वही बात होगी ना, आपको पेशेंस रखना था, लास्ट ऑप्शन तक सही से रीड करना था और आंसर ऑटोमेटिकली मिल जाता। ठीक है, इफ यू वांट टू नो द एनसीईआरटी रेफरेंस लिख लो, पेज नंबर 133। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ में ही कुछ 2-4 आई थिंक लाइन के बाद ही है, वो पूरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के लोग कौन कौन है। गॉट इट? तो इजी फैक्चुअल क्वेश्चन फ्रॉम द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। हाँ बच्चों, अब देखो क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। इफ एडेनाइन मेक्स 30% ऑफ द डीएनए, what will be the percentage of thymine, guanine and cytosine? बच्चों, what is the data given to us that adenine is 30%? बराबर, what we are supposed to find? We are supposed to find thymine, guanine, cytosine कितने परसेंट है? करेक्ट। अच्छा, लेट अस ट्राई टू सॉल्व। मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने से पहले बच्चों थोड़ी सी कुछ कॉन्सेप्ट की बात कर लें। तुमको याद है नाइट्रोजन बेसिस, ये 2 टाइप के होते हैं। कौन से 2? प्यूरीन्स एंड पिरिमिडीन्स। करेक्ट? हाँ, प्यूरीन्स जो होता है वो डबल रिंग कंपाउंड होता है, पिरिमिडीन्स जो होते हैं वो सिंगल रिंग कंपाउंड। इन्हीं को हम मोनोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। इन शॉर्ट, any purine will be like this double ring structure, correct? Any pyrimidine will be like this single ring structure. How do you remember this in the exam? Purine का U and double का U सेम होता है, pyrimidine का M और मोनोसाइक्लिक का M सेम होता है। बराबर। इतना ही नहीं, इसके बंदे लोग कौन थे? एडेनाइन एंड गुआनिन। इसके बंदे लोग कौन थे? थाइमिन एंड साइटोसिन। तुमको पता है थाइमिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरासिल, है कि नहीं? ये पूरी पिरिमिडीन को याद करने के लिए भी एक टेक्निक दी थी हमने, कट कट। बराबर। ऑल्सो यू नो दैट A plus G plus P plus C is 100% of the nitrogen base, and we know this value as well. जितना A होता है, हाँ, उतना ही T होता है, जितना G होता है उतना ही C होता है। So if A is 30%, T has to be 30%. हमको और एक दो इंफॉर्मेशन क्या बताए? जितना A होता है उतना ही T होता है, जितना G होता है उतना ही C होता है। कहने से A is 30 plus G लिखते हैं, T is again 30, C ही है तो C को मैं G लिख सकता हूँ, लिख देता हूँ। ये हो गया 100%। क्या मैं लिखूं? 60 plus 2G is equal to 100. 2G is equal to 100 minus 60. That is what? 40. So G will be equal to 20. Easy. तो ये हो गया 20, ये हो गया 20। अब आप ऑप्शन मैच कर लो। What is the option we will get a match? I think first वाला सही है, thymine 30, guanine 20, cytosine 20 is the correct option in this particular case. ठीक है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, गुड क्वेश्चन, कंसेप्चुअल है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का आपको इतना तो इजीली आना चाहिए, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। देन now question says the option units are used to measure thickness of thickness of से भी आना चाहिए आंसर, ओजोन ही रहेगा। बराबर।
CFC का थिकनेस मेजर कर पाते हैं क्या? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, ये ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दिया है, बट इन एनसीईआरटी पूरे में कहीं पर भी ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर की थिकनेस मेजर करने का कोई जुगाड़ नहीं। आंसर क्लियरली इज ओजोन डिप्लीशन के कॉन्टेक्स्ट में डॉप्सन यूनिट यूज हुआ था। इफ यू वांट टू नो द पेज नंबर तो ओपन द चैप्टर बाय द नेम एनवायरमेंटल इश्यू, है ना, ये चैप्टर ओपन करिए, गो टू पेज नंबर 282, ठीक है, टॉपिक 16.7, वहां पर ओजोन डिप्लेशन जो टॉपिक है वहां पर बोल्डेड वर्ड में लिखा है डॉप्सन यूनिट, समझ गए? तो एग्जामिनर ने जो पेपर सेटर था उन्होंने ये क्वेश्चन उठा लिया वो बोल्डेड वर्ड में से। इजी क्वेश्चन, स्ट्रेट एनसीईआरटी लाइन वाला क्वेश्चन। आगे बढ़ जाते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लास्ट में क्या करना है अपने को? चूज द करेक्ट आंसर, मतलब इसमें से करेक्ट कौन सा है वो सब देखना है, बराबर है बच्चों? मेटाजेनेसिस ऑब्जर्व्ड इन हेलेनिन, इज इट करेक्ट? रॉन्ग। मेटाजेनेसिस बच्चों ये ओबेलिया का फीचर है, जो कि तुम्हारा वही सियोल एंड ट्रेटा वेटा वाला ग्रुप होता है। तो पहला स्टेटमेंट इज रॉन्ग। वही मैं बोलता हूँ एकदम जल्दी में नहीं पढ़ने का, पहला स्टेटमेंट पढ़िए, उसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़ने पे समझ में है मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व्ड इन हेलेनिन, इज रॉन्ग, इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। इकाइनोडर्मेटा ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट, करेक्ट स्टेटमेंट है। राउंडवॉर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दिस आल्सो इज करेक्ट। कॉम प्लेट की बात करें, हाँ, कॉम प्लेट्स प्रेजेंट इन टिनोफोरा हेल्प इन डाइजेशन, ऐसा है क्या? नहीं भाई, ये तो लोकोमोशन के लिए काम आता है। वाटर वैस्कुलर सिस्टम इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकाइनोडर्मेटा, बराबर, दिस आल्सो इज करेक्ट। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर गोइंग टू बी? मुझे लगता है सब कुछ सही है, सिर्फ स्टेटमेंट ए और ई जो है, सॉरी ए और डी, डी होगा ना, दिस इज डी नॉट ई, करेक्ट। तो ए एंड डी को छोड़ के बाकी सारे करेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन है जो बी सी ई? हाँ, बी सी ई किसमें? सेकेंड वाले में, सेकेंड वाले बी सी। इफ यू वांट टू नो डिटेल्स, एनीमेलिया चैप्टर में आपको ये सब मिल जाएगा। हाँ, इसका मैं लाइन और पेज नंबर नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो 2-3 फाइलम के अलग अलग इंफॉर्मेशन है ना। आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो टू द फर्दर थिंग। Next question says chronic autoimmune disorder affecting neuromuscular junction. Chronic autoimmune disorder which affects the neuromuscular junction. Nerves और muscular system के junction को affect करता है, leading to fatigue, weakening and paralysis of skeletal muscle. बच्चों ये इसका आंसर क्या है? बहुत सिंपल है, मायस्थेनिया ग्रेविस, मायस्थेनिया ग्रेविस। डू वन थिंग, लोकोमोशन चैप्टर उठाइए, उसमें जो डिसऑर्डर्स है स्केलेटल या स्केलेटल सिस्टम की जो डिसऑर्डर्स है उसमें मायस्थेनिया ग्रेविस जो है ना वो पूरी की पूरी लाइन ही उठा लिया यहाँ पर, समझा क्या? अच्छा, आर्थराइटिस की बात करें तो ये तुमको पता है आर्थराइटिस मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, आर्थरिन एंड आइटिस। आर्थरिन मतलब जॉइंट्स, आइटिस मीन्स इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन। तो जॉइंट्स में इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन होता है तो आर्थराइटिस होती है। गाउट पता है? गाउट एक डिजीज जिसमें एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड हो जाएगा, ये भी सही नहीं है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की अगर मैं बात करूं तो वो याद है डिशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में था डिशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। उसमें क्या होता है? देयर इज डीजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल, एट्रोफी होती है, समझा? So degeneration skeletal muscle mainly due to genetic disorder, समझ गए? आपको ऐसा बताया। आगे बढ़े, चलो। हाँ, आई थिंक आपको आंसर मिल गया। फर्स्ट वाला ही था, मतलब वो पूरा 3-4 लाइन एज इट इज उठा के एनसीईआरटी की डाल दी, ठीक है। पेज ये आपको स्केलेटन चैप्टर में मिल जाएगा।
डिसऑर्डर्स। तो डिसऑर्डर्स अगर आपको पेज वाइज लिख के दे दो, चलो लिखो, पेज नंबर 312 पे है टॉपिक 20.5 डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। ठीक है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, वहां पर आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज we need to do this math the column vault IUD vasectomy ट्यूबेक्टमी। बोलो बच्चों, सबसे इजी बताओ, वेसेक्टोमी का था, वेसेक्टोमी बोलते हैं वेसेक्टोमी इज रिमूवल ऑफ वास्ट डिफरेंस, मतलब कुछ भी कर लो आंसर इसका यही होना चाहिए। व्हाट इज ट्यूबेक्टोमी? रिमूवल ऑफ फेलोपियन ट्यूब्स, बराबर। अब देख लो जरा, सी का 2 एंड डी का 4, सी का 2 और डी का 4, कर लो बात, कितना इजी क्वेश्चन पूछे। सी का 2 डी का 4, आंसर फोर्थ ऑप्शन में बच्चों, क्योंकि जो वोल्ट है ना, वोल्ट वो होता है एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू सर्विक्स ब्लॉक, एंड आईयूडी जो होते हैं वो क्या करते हैं, फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म करते हैं। किधर मिलेगा? वही रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर में ये कंसेप्चुअल बात है ना, करेक्ट। आगे बढ़ जाएं, चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन occurs during which phase? ये तो 11th स्टैंडर्ड के नए बच्चों को भी आएगा, है ना। सेंट्रियोल undergoes duplication during which phase? ये तुम्हारा होता है सेंट्रियोल डुप्लीकेशन एस फेज में होता था, एस फेज। ये एनसीईआरटी के लाइन है, इफ यू वांट टू राइट, आप जरा आप वो पेज पे जाइए, पेज नंबर 163 पे जाइए, सेल डिवीजन चैप्टर, लास्ट पैरा, उधर क्लियरली लिखा है कि एस फेज में सेंट्रियोल डुप्लीकेशन है, बराबर। देखो प्रोफेज बच्चों, प्रोफेज मेटाफेज ये सब में तो एनीवेज चांस नहीं है ना, कि सेंट्रियोल डुप्लीकेशन हो जाएगा, पहले ही हो जाना चाहिए, राइट। G2 फेज और एस फेज में एक्चुअली कंफ्यूजन था, जबकि एनसीईआरटी ने क्लियरली बोला है कि वो एस फेज में होता है। अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, रिसेप्टर ऑफ स्पर्म बाइंडिंग इन मैमल्स आर प्रेजेंट ऑन, स्पर्म बाइंड करे उसके लिए रिसेप्टर किधर होता है? कोरोनरी डेटा, जोना पेलुसिडा, वाइटल एंड मेम्ब्रेन, पेरीवाइटल एंड स्पेस। द करेक्ट आंसर हियर शुड बी जोना पेलुसिडा। क्या होना चाहिए? जोना पेलुसिडा। इसका रीजन जरा समझो। तुमको याद है जोना पेलुसिडा, मैंने बोला था कि वो दो कंडीशन, जब तक जोना पेलुसिडा इंटैक्ट होता है, दो कंडीशन एक्चुअली प्रिवेंट करता है, एक पॉलीस्पर्मी कंडीशन, और वो जो है एक स्पर्म एंटर कर जाए सही से, दूसरे और सब स्पर्म की एंट्री रोक देता है। और जोना पेलुसिडा जब तक डिसॉल्व नहीं होता है तब तक वो चीज स्टिक नहीं होती। ये सब लैंग्वेज आपको याद ही होगी। तो पॉइंट ये है, रिसेप्टर फॉर स्पर्म बाइंडिंग इन मैमल्स इज लोकेटेड वेयर? आंसर इज जोना पेलुसिडा। कोरोना रेडिएटर है तो ऊपर जो होता है वो उसको यालुरोनाइडेज डिसॉल्व कर देता है। मेनली रिसेप्टर की बात करेंगे तो रिसेप्टर वही जोना पेलुसिडा होता है, जो अगर एक्सेप्ट कर लिया तो चीजें अंदर आ जाएगी, अदरवाइज नहीं अंदर आने देगी, ऐसा। ठीक है, वाइटल एंड मेम्ब्रेन एंड पेरीवाइटल स्पेस एनीवेज आउट ऑफ द क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर आपको एक्चुअली मिल सकता है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, बट पेज नंबर 151 पे जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर है उसमें फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन पैरा अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट नाउ, which of the following is the incorrect with respect to cockroach? Hypopharynx lies within the cavity enclosed by the mouth part, है ना। ये करेक्ट स्टेटमेंट है कि नहीं? दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। याद है बच्चों, माउथ पार्ट में 5 चीजें होती थी, कौन सा? मैक्सिला, मैंडिबल, लैब्रम, लेबियम, हाइपोफेरिंक्स। याद है क्या? हमने 5 पार्ट कुछ पढ़ाए थे, लैब्रम, लेबियम, मैक्सिला, मैंडिबल, हाइपोफेरिंक्स। तो हाइपोफेरिंक्स which behaves like tongue of the cockroach,
ओके, वो उसका माउथ का इंटीग्रल पार्ट है, तो करेक्ट स्टेटमेंट है। In female, 7 to 9th sterna together forms a genital pouch. This also is correct statement. Okay. A ring of gastric cica is present at the junction of midgut and hindgut. Can you read the statement? बच्चों ये तो होना चाहिए फोरगट एंड मिडगट, अगर आपको एक करेक्ट स्टेटमेंट होता तो। यहाँ पे लिखा गया मिडगट एंड हाइंडगट। इनफैक्ट मिडगट और हाइंडगट पे आप डायग्राम याद करो, माल्फीजियन टिब्यूल्स होते थे। Yes or no? So this statement is incorrect. 10th abdominal segment in both the sexes will bear the anal cervix. So this is correct. This is correct. This is correct. Answer in this case is our third option. Third option seems to be the incorrect, statement. Correct. अच्छा, ये जो है ये अगर आप फिर भी जानना चाहें कि किधर है तो आप ये ले सकते हैं टॉपिक 7.2 है ना, 7.4.2 ऐसा रहेगा, 7.4.2। और ये तुम्हारा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाला जो टॉपिक है उसमें एनाटॉमी हेडिंग होगा, उधर फिगर 7.16 पे भी आप डायग्राम के जरिए भी फोर गट और एंड मिड गट के बीच में ये तुम्हारा रहेगा क्या, गैस्ट्रिक सिका। समझ गए? जबकि मिडगट और हाइंडगट के बीच में माल्फीजियन टिब्यूल्स रहेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। अच्छा, दिस क्वेश्चन इज मैच द कॉलम एस्परजिलस नाइजर, वो तुमको पता है सिट्रिक एसिड, करेक्ट। देन एसिटोबैक्टर एसिटिक, कितना इजी है, एसिटिक एसिड, ठीक है। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम, ब्यूटेरिक एसिड, नाम से समझ में रहे। लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड, अरे मेरे भाई कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, नाम से ही आ जाता है। तुमको माइक्रोब्स वाला चैप्टर नहीं आता रहे फिर भी आ जाना है, करेक्ट। सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? देखो क्या दिख रहा है बच्चों, करेक्ट ऑप्शन ए का 3 होना चाहिए, बी का 1 होना चाहिए, सी का 4 होना चाहिए और डी का 2 होना चाहिए। द करेक्ट कॉम्बिनेशन इज दिस वन, है ना। किधर मिलेगा? चलो अब एक काम करते हैं, आप माइक्रोब्स वाला चैप्टर निकालो, उसमें पेज नंबर 183 पे आओ, टॉपिक 10.2.3 केमिकल एंजाइम्स, ठीक है। क्या था वो? केमिकल एंजाइम वाला बायोएक्टिव सब्सटेंसेस का जो फर्स्ट पैरा रहेगा उधर ही मिल जाएगा सब। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज वेनेरल डिजीजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल वेनेरल डिजीज क्या होता है? STI, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। समझ गए? वेनेरल डिजीज का मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ऐसी बीमारी जो सेक्सुअल मोड के जरिए ट्रांसफर होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को। अगर हस्बैंड को डिजीज है तो वाइफ को होएगा, ऐसा मतलब सेक्सुअल पार्टनर से डिजीज जो स्प्रेड होगी वैसा। क्या लिखा है? वेनेरल डिजीज कैन स्प्रेड थ्रू, कौन कौन से रीजन से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो सकते हैं? सोचो, स्टीराइल नीडल्स यूज करेगा तो होगा क्या? नहीं नहीं, स्टीराइल नीडल है, हाउ इज दैट गोइंग टू इन्फेक्ट? ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन, correct. Then going to this is a correct statement seeming to be infected mother to fetus, mother to child, ये भी सही statement है। Kissing and then there is inheritance, बराबर है। तो यहाँ पर ये देखते हैं बच्चों, इसमें जो डाउट मेनली किधर आता पता है क्या? ये स्टेटमेंट आता है किसिंग, ये स्टेटमेंट को क्या करें? ये एक्चुअली एम्बिग्यूटी है, छोटा सा एम्बिग्यूटी है, उसके बारे में बताता हूँ। देखो विदाउट एनी डाउट आई थिंक बी और सी में तो कोई दिक्कत नहीं है, बी इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, सी इज अ करेक्ट स्टेटमेंट विद कॉन्टेक्स्ट टू सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का मोड, बराबर। किसिंग जो ना, किसिंग बच्चों
ये गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक, अगर आप गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक सही से पढ़े हो 12th स्टैंडर्ड की महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की, वहां पर किसिंग इज ऐसा, मतलब इसके बारे में ऐसा लिखा है, फॉर द डिजीजेस लाइक दिस वन सिफिलिस गोनोरिया वगैरह में लिखा रहेगा एट टाइम्स बाय किसिंग। एट टाइम्स बाय किसिंग का ये थोड़ा इधर लॉजिक रिलेट किया जा रहा है, इफ द पर्सन हैज सम लेजेंड्स और बॉयज एक्सेट्रा देन दैट कैन ट्रांसफर टू द अदर ones। तो ना नहीं है, मतलब ट्रांसफर नहीं हो सकता ऐसा नहीं, बट फॉर ओनली फ्यू सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में किसिंग कैन बी अ मोड ऑफ स्प्रेड। तो ये एक बात है जो थोड़ा एक एम्बिग्यूटी हल्का सा राइज हुआ है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। एज यू नो वी हैव टोल्ड मेनी टाइम इन द क्लास, योर एनसीईआरटी इज योर बाइबल। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के हिसाब से आपको, क्योंकि बी और सी ऑप्शन ही दिए गए थे, तो दिस विल बी कंसिडर्ड ट्रू फ्रॉम एनटीए का एंड। तो फाइनली जो पहले के सालों में भी ऐसा नोटिस किया गया है कि एनटीए जो चीज को फाइनली करेक्ट दे दे वही करेक्ट होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि एनसीईआरटी में जो रेफरेंस दी गई है उसी को बेसिस रख के वे लोग बी और सी को करेक्ट देंगे। सो एज पर मी द आंसर शुड बी बी एंड सी। किसिंग विल नॉट बी कंसिडर्ड। ओके, बहुत रेयरली किसिंग is a slight mode of transfer but then mentioned in GTB, not mentioned in CRT, so the answer अपने केस में B and C हो जाता है। अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप पेज नंबर 63 पे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज वाले पैराग्राफ में जो फर्स्ट पैरा में चीजें लिखी है वो पढ़े तो आपको समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following RNA is not required for synthesis of protein? प्रोटीन सिंथेसिस में mRNA चाहिए होता है, मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए चाहिए होता है उसको बाइंड करने के लिए, टीआरएनए चाहिए होता है अमीनो एसिड्स को ले आने के लिए। जो नहीं चाहिए होता है वो होता है एसआईआरएनए। एसआईआरएनए क्या होता है? बराबर। सो what is the correct answer? siRNA in this case will be correct because this is not going to be needed for the protein synthesis. बराबर। एक बार के लिए एसआरएनए होता है ना बच्चों, एसआरएनए दो एनसीईआरटी में कुछ खास बोला नहीं है, बट एसआरएनए इज सोल्यूबल आरएनए, अनदर नेम ऑफ ट्रांसफर आरएनए। लेकिन एसआईआरएनए है, एसआरएनए नहीं है, समझ गए? लेकिन एसआरएनए होता तो फिर टीआरएनए नहीं होता। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, टीआरएनए और एसआरएनए सिनोनिम की तरह यूज किए जा सकते हैं, ऐसा गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में बताया था। ठीक है, सो आंसर इन दिस केस इज 2। अच्छा, इफ यू वांट टू नो द एनसीईआरटी रेफरेंस तो भी सुन लो, पेज नंबर 109, चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, पेज नंबर 109 पे आ जाइए, टाइप्स ऑफ आरएनए पैरा पे आ जाइए। फर्स्ट 3 लाइंस में ही क्लियरली लिखा है कि भाई एमआरएनए, आरआरएनए एंड टीआरएनए इज नीडेड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों, दिस इज डन। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। Select the favorable conditions required for formation of oxyhemoglobin at alveoli। बच्चों तुमको अगर याद हो तो सपोज एक काम करते हैं, लंग्स एंड टिश्यूज दो लिखता हूं, बराबर। हाँ, लंग्स पे आपको पता होना चाहिए देयर शुड बी एसोसिएशन। व्हाट इज एसोसिएशन? किसका एसोसिएशन? ऑक्सीहीमोग्लोबिन का। टिश्यू पे क्या होना चाहिए? डिसोसिएशन होना चाहिए, किसका? वापस से ऑक्सीहीमोग्लोबिन का, बराबर। अच्छा, डिसोसिएशन के लिए बच्चों अगर आप नोटिस करें तो एक टेक्निक थी अपनी, हमने क्लास में एक टेक्निक दी गई थी। वो टेक्निक कुछ ऐसा था बच्चों, IRCTC 2-3 helpline decreases
बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ कस्टमर, कुछ ऐसा हमने बनाया था। तुम पता IRCTC एक फेमस वेबसाइट है इंडियन रेलवेज की, शायद हमने जो टेक्निक बनाया उसके हिसाब से कि जब से ये ऐप बना या जब से ये वेबसाइट बनी तो IRCTC की जो 2-3 हेल्पलाइन चालू हो गई उसके वजह से कस्टमर्स की भीड़ काउंटर पे कम हो गई। बराबर, लॉजिकल भी है, ऐप बन गया, लोग घर पे टिकट बुक कर लेते होंगे। उसको कैसे रिलेट करना था बच्चों, है ना? उस टेक्निक का मतलब क्या, आई मीन्स इंक्रीज्ड, आर मतलब रेस्पिरेटरी रेट, सी मतलब CO2, टी मतलब टेम्परेचर, दूसरा सी मतलब एसिडिटी का सी, 2-3 मतलब 2,3-DPG, ठीक है। H हेल्पलाइन, हेल्पलाइन का H मतलब H+ आयंस, ये सबसे डिक्रीज होती है बाइंडिंग एफिनिटी। तो बच्चों अगर आपको बाइंडिंग एफिनिटी कम करनी है तो कर्व जो रहेगा वो राइट पे शिफ्ट होना चाहिए, अगर ज्यादा करनी है तो कर्व लेफ्ट पे होना चाहिए, है ना? राइट पे आप देखें, आपसे पूछा गया है select the favorable condition required for formation of oxyhemoglobin at alveoli, पूछा alveoli मतलब आप यहाँ पर जो भी पढ़े ये सब तो डिसोसिएशन की कंडीशन है, बराबर। तो इधर इंक्रीज मतलब मैं ऐसा लिखूं, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होना चाहिए, CO2 इंक्रीज होना चाहिए, टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए, क्या नाम का, एसिडिटी इंक्रीज होना चाहिए, है ना? और H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन लिख देता हूं मैं, जगह बहुत कम है, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या होगा बोलो, रेस्पिरेटरी रेट डिक्रीज होना चाहिए, CO2 डिक्रीज होना चाहिए, टेम्परेचर डिक्रीज होना चाहिए, फिर क्या, एसिडिटी कम होना चाहिए, मतलब एल्कनिटी चाहिए तो बढ़नी चाहिए, है ना? H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन घटना चाहिए। अब इसमें से अपने को इसका देख लेते हैं कौन सा कॉम्बिनेशन सही बैठेगा, ठीक है। तो आपको एल्वियोलाई पे कौन सी कंडीशन रहेगी, फेवरेबल। अच्छा, एल्वियोलाई पे अगर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को बाइंड करना है तो PO2 हायर होना चाहिए। हाई PO2 वाले कितने ऑप्शन, 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है ना। तो PO2 हाई होना चाहिए, बराबर। हाई PO2 और हाई PCO2 दोनों चलेगा क्या एक साथ? नहीं ना, दोनों एक दूसरे के दुश्मन, आपको पता है। मतलब इधर ही आप रूल आउट कर सकते थे कि नहीं, थर्ड ही होना चाहिए आंसर। कैसे, हाई PO2 लो PCO2 लेस H+, आया देखो लेस H+, फिर लोअर टेम्परेचर, देखो आया लोअर टेम्परेचर, करेक्ट। ये सारे फैक्टर्स है जो कि सही फैक्टर्स है इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन को बाइंड करना। किधर मिलेगा, आप ब्रीदिंग चैप्टर ओपन करो, ब्रीदिंग चैप्टर, उसमें पेज नंबर 174 पे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन वाला जो पैरा है उधर आपको ये सब मिल जाएगा। समझ गए बच्चों? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Succus centricus is referred to as, अरे it is referred to as intestinal juice, NCERT का लाइन है। चलो अब एक काम करो, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर निकालिए और देख लीजिए कहां पर है। मैं तो बोलता हूँ पेज नंबर 262, पेज नंबर 262 पे लास्ट पैरा बोल्डेड वर्ड पे लिखा रहेगा, बोल्डेड वर्ड में ही लिखा है सकस एंट्रिकस इज इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है, बराबर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। In a cross between male and female, both heterozygous for sickle cell anemia, what percentage of progeny will be diseased? Easy actually. तुमको पता है सिकल सेल एनेमिक कैरियर वाले को हम HB रेज टू N HB रेज टू S लिखाते थे,
तो अगर दोनों पेरेंट ऐसे हैं HB⁻n HB⁻s, इसको इसके गैमेट्स निकाले तो HB⁻n HB⁻s, where N is normal and S is sickle cell anemic gene, करेक्ट। ये रहे गैमेट्स 1 2 3 4। इनको मैंने बताया था कैसे सॉल्व करते हैं इसको। कॉम्बिनेशन शुड बी ऑलवेज एंड ऑलवेज 13। हो गया HB⁻n HB⁻n 14, HB⁻n HB⁻s 23, that is HB⁻n HB⁻s, and last 24 is HB⁻s HB⁻s। अगर आप नोटिस करें सिर्फ यही एक बीमार है जो एक्चुअल सिकल सेल एनेमिक सफरर है, बाकी लोग तो ये दोनों तो कैरियर है, नॉर्मल बट कैरियर। ये वाले तो फुल्ली नॉर्मल है, ठीक है। तो ऐसा लिखो मैं, नॉर्मल बट कैरियर। अब मुझे बताओ इसमें से डिजीज कितने हो गए। आप देख रहे हैं 3 नॉर्मल और 1 डिजीज, मतलब द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इज एक्चुअली 1/4। व्हाट इज 1/4? 25%। 25% कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन। समझ गए? ठीक है। ये तुम्हारा वो चैप्टर ना, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मेंडल वाला चैप्टर, उससे आपको ये चीज समझ में आएगी। करेक्ट है ना। आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। Friends, question says, during the process of gene amplification using PCR, if very high temperature is not maintained, तुमको था हाई टेम्परेचर मेंटेनेंस, वो टैग पॉलीमरेज एंजाइम की देन है, जो कि थर्मस एक्वेटिकस से निकाला जाता है। इसके लिए टेम्परेचर करीब 92 डिग्री सेल्सियस वगैरह चाहिए होता है। यस और नो, है ना। तो फिर ये जो है, ये तो पहला वाला स्टेप ही होता है ना, उसमें 92 डिग्री सेल्सियस होता है, बाकी तो 72 और 55 के आसपास कुछ होते हैं। तो which of the process will be affected? Of course the word denaturation will be affected. You know, denaturation तो ऐसा भी था ना, हीट करने के से एंजाइम खराब हो जाते हैं, काम नहीं कर पाते, उसको हम डीनेचुरेशन बोलते हैं। तो अगर आपने वेरी हाई टेम्परेचर नहीं दिया रहेगा तब तो डीनेचुरेशन जो है वो दिक्कत में आ जाएगी। चाहिए आपको डिटेलिंग तो इसका आप वो पेज नंबर भी लिख लो। पेज नंबर है बच्चों 202, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल वाला जो टॉपिक है। अंडरस्टूड? समझ गए? ठीक है। Which of the following is not an objective of biofortification in crop? Improving the protein content, ये तो ऑब्जेक्टिव है। एक्चुअली प्रोटीन कंटेंट एंड क्वालिटी भी लिखा है एनसीईआरटी में, ठीक है। दूसरा इम्प्रूविंग द विटामिन कंटेंट, ये भी है ऑब्जेक्टिव। इम्प्रूविंग द माइक्रो न्यूट्रिएंट एंड मिनरल कंटेंट, साथ में एक और जो फोर्थ वाला था ना, फोर्थ वाला वो एक्चुअली ऑयल कंटेंट एंड क्वालिटी लिखा गया है। जो चीज नहीं लिखा गया है वो है ये वाला, इम्प्रूविंग रेजिस्टेंस टू डिजीज। ये थोड़ी ऑब्जेक्टिव था बायो फोर्टिफिकेशन का। अरे बायो मतलब लिविंग, फोर्टिफाइड मतलब एडिशन। हम क्या ऐड करते हैं? हम ऐड करते हैं प्रोटीन बढ़ जाए, विटामिन बढ़ जाए, ऑयल कंटेंट बढ़ जाए, माइक्रोन्यूट्रिएंट बढ़ जाए। रेजिस्टेंट टू डिजीज ऐड करने से बढ़ेगा क्या? कोई चीज तुमने कुछ ऐड कर दी और उसका रेजिस्टेंस बढ़ गया, गलत है। सो इस बार की नीट के पेपर की खासियत ये थी कि मतलब कोई भी सरप्राइजिंग क्वेश्चन खास नहीं पूछे थे, जो ऐसे लगता है कि हाँ इंपॉर्टेंट लाइंस है उनको उठा उठा के पूछा है क्वेश्चन। तो पेपर वाज वेरी बैलेंस्ड विद नो मेन एम्बिग्विटी। अच्छा, आंसर इन दिस पर्टिकुलर केस इज द ऑप्शन नंबर 4। इफ यू वांट टू नो द पेज नंबर, वो भी लिख दो। पेज नंबर 176 पे जाइए, स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट वाला जो चैप्टर है ना, उसके पेज नंबर 176 पे जाइए। आपको
स्टार्टिंग में ऐसे 4 पॉइंट मिल जाएंगे, ये जो 4 पॉइंट की हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, क्लास में सब बताया भी गया था, यही 4 आपको याद करना है, कुछ भी ऑड वन आउट पूछ सकते हो। देखो हुआ ही वही लास्ट में, ऑड वन आउट आ गया, करेक्ट है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। नाउ देखो स्टूडेंट्स, नाउ देयर इज स्फिंक्टर ऑफ ओडाई इज प्रेजेंट वेयर। ये पूछ रहा है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई किधर है। बच्चों कुछ याद है क्या? एक ऐसा डायग्राम था अपने वो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, बराबर। ये लीवर है, लीवर के पीछे गॉल ब्लैडर होता है, गॉल ब्लैडर से कुछ निकलता है। एक काम करते हैं, लिखता हूं मैं, गॉल ब्लैडर। उधर से जो निकलती है उस डक्ट का नाम था सिस्टिक डक्ट। क्यों बोलते हैं सिस्टिक डक्ट? इट इज सॉफ्ट टू टच, सॉफ्ट और प्रेसेबल जो चीज होती है उसको सिस्ट बोलते हैं। जो चीज हार्ड और नॉन प्रेसेबल होती है उसको ट्यूमर बोलते हैं। हिंदी में ट्यूमर को गांठ बोलते हैं, जो चीज कड़क होती है उसको गांठ बोलते हैं, जो चीज थोड़ी सॉफ्ट होती है उसको हम सिस्ट बोलते हैं। तो लीवर के पास एक बैग होता है गॉल ब्लैडर, वहां से बाइल वाइल स्टोर हुआ, वो निकलता है आगे। इसको आगे रास्ते में हिपैटिक डक्ट वगैरह मिलता है ना। तो अगर आप ये जानना चाहें तो ये सब क्या रहेगी, ये हिपैटिक डक्ट होती है। अच्छा ये भी बाइल लेके आ रहा है, दोनों जुड़ गए तो जो बना वो बन गया CBD, कॉमन बाइल डक्ट बन गया, करेक्ट। ये कॉमन बाइल डक्ट आके पेनक्रियाटिक डक्ट से मिलता है ना। तो बेसिकली ये क्या रहेगा, ये PD पेनक्रियाटिक डक्ट। और फिर ये सब आके कॉमनली ओपन होता है किसके अंदर, डिओडिनम के अंदर, है ना। और इधर तुम्हारा वो क्या नाम का स्फिंक्टर ऑफ ओडाई वोडाई सब रहता है। तो अगर कोई पूछे कि भाई स्फिंक्टर ऑफ ओडाई जो है ये किधर है, तो व्हाट शुड बी द आंसर? ये आंसर दिख रहा है, ये जंक्शन ऑफ हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट एंड डिओडिनम, इधर ही तो हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट, हिपैटिक मतलब लीवर, और पेनक्रियास का जो जंक्शन है इधर, इधर ही होता है क्या, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। क्या होता है, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, है ना। अच्छा इलियोसिकल जंक्शन तो नहीं हो सकता, इलियम किधर सीकम किधर, तो नीचे हो गए। गैस्ट्रो इसोफेजियल जो जंक्शन होता है उधर तो तुमको पता है वो रिफ्लक्स, कभी कभी हम लोग को देखो एसिडिटी वगैरह होती है तब हम लोग को बाहर आता है, वो भी नहीं पॉसिबल है। जंक्शन ऑफ जेजिनम एंड डिओडिनम ये भी नहीं पॉसिबल है ना। तो एक्चुअली ऐसे भी ऑप्शन आ जाते थे। तो चलो आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा बताया, अगर वो फिर भी जानना है किस पेज पे है, पेज नंबर 261, स्टार्टिंग 4 लाइन्स ऑफ डाइजेशन चैप्टर। उधर आपको डायग्राम भी मिलेगा ये, और उधर इसका कंसेप्ट की भी डिटेल्स एज इट इज मिलेगी। समझ गए? ठीक है आगे बढ़ते हैं। The fruit fly has 8 chromosomes. See the question. Fruit fly has 8 chromosomes, which is its diploidy condition. 2n लिखा है in each cell. Correct. During interphase of mitosis, if the number of chromosome at G1 phase is said to be 8, then what should be the number of chromosome at the S phase? अरे कितना easy है, पता है G1 phase, S phase, G2 phase, फिर आता है माइटोसिस फेज, राइट। जहां तक ये वाला प्रश्न है नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। तो अगर इधर 2n होता है तो इधर भी 2n, इधर भी 2n, इससे 2 बच्चे बनेंगे, वो लोगों के पास भी 2n 2n होगा। कैन आई से क्रोमोसोम नंबर इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट। हम इनफैक्ट टेक्निक भी ऐसे बनाए थे क्लास में, C for chromosome, C for constant। अगर आप सोचते हैं फिर डबल क्या हुआ सर, अरे वो अमाउंट ऑफ DNA, D for DNA, D for डबल। तो DNA डबल होता था कैसे, 2C अगर इधर है तो इधर 4C होगा, ये भी 4C होगा,
और 4 से डिवाइड होके वापस से 2c बन जाएगा। इन शॉर्ट आपको इधर इंफॉर्मेशन दी गई है कि भैया 2n इज इक्वल टू 8, तो s में भी तो 8 ही रहेगा, इनफैक्ट G2 में भी 8 ही रहेगा, करेक्ट, फाइन। तो व्हाट इज द आंसर नाउ? एस फेज में क्रोमोसोम नंबर कितना रहता है? 8 रहता है, 8 द सेम इट इज देयर। सो 185 का आंसर क्या है? 3। कंसेप्चुअल टॉपिक है, सेल डिवीजन की अंडरस्टैंडिंग रहेगी तो आपको समझ जाएगा कि भाई माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट रहता है, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल करता है, उसके हिसाब से एस फेज में भी कांस्टेंट ही रह गया, 8 ही रह गया। एक्चुअली 8 क्रोमोसोम होते हैं, हर एक क्रोमोसोम ने अपने आप का एक कॉपी बना लिया हुआ है, तो 8 क्रोमोसोम इज एक्चुअली हैविंग 16 क्रोमैटिड। बाद में वही 8 क्रोमोसोम जो कि 16 क्रोमैटिड होती है वो डिवाइड होके 8 क्रोमैटिड अलग हो जाएगी, वो 8 डॉटर क्रोमैटिड विल बी कॉल्ड एज क्रोमोसोम्स लेटर इन टाइम टू कम। चलो ये भी हो गया, इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों देखो इधर, identify the types of cell junction that helps to stop the leakage of the substances across the tissue, facilitation of communication with the neighboring cells via rapid transfer of ions and molecules. बेसिकली अपने को लीकेज स्टॉप करने वाला बताने का बताया। देयर वाज टाइट जंक्शन, एडेरिंग जंक्शन, गैप जंक्शन, बराबर है। तो आपको बताने का है कि कौन सा इसमें से लीकेज स्टॉप करता है। बच्चों टाइट जंक्शन, टाइट जंक्शन भी लीकेज स्टॉप करेगा, बराबर है, ठीक है। एडेरिंग जंक्शन, एडेरिंग क्या करता है? स्टिक करता है, स्टिक। और गैप जंक्शन जो होता है वो गैप प्रोवाइड करता है। एक काम करो, पहले तो पेज नंबर लिखो आप। पेज नंबर जो एनसीईआरटी के अपना वो चैप्टर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें पेज नंबर 102 पे जाइए। पेज नंबर 102 पे जाइए। देखो बोल्डेड वर्ड वापस से उठा के क्वेश्चन पूछा है। क्या बोल्डेड वर्ड जो है क्वेश्चन पूछा है? अभी आपको ये समझना चाहिए कि इसमें से अपने को आंसर कौन सा करना है। ये देखो इसमें जितने एडेरिंग जंक्शन है, ओके, क्या बोला? देखो आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सेल जंक्शन दैट हेल्प्स टू स्टॉप द लीकेज ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस अ टिश्यू एंड फैसिलिटेशन ऑफ कम्युनिकेशन विद द नेबरिंग एंड बाय रैपिड ट्रांसफर। मतलब एक वाला स्टॉप करना चाहिए और एक वाला रैपिड ट्रांसफर। जो स्टॉप करेगा वो टाइट होना चाहिए और जो रैपिड ट्रांसफर करेगा वो गैप जंक्शन होना चाहिए। तो पहला वाला टाइट और दूसरा वाला गैप किधर है? देखो पहला वाला टाइट एंड गैप, टाइट एंड गैप। फोर्थ ऑप्शन देखो, फोर्थ ऑप्शन टाइट जंक्शन एंड गैप जंक्शन, बराबर। क्वेश्चन का मतलब समझा? क्वेश्चन पूछ रहा था दो टाइप के बताओ, एक वो जिसमें मूवमेंट हो ही नहीं, स्टॉप लीकेज करने का उसका फंक्शन हो। दूसरा वो जिसमें रैपिड ट्रांसफर हो। तो रैपिड ट्रांसफर किसमें होगा? जिसमें गैप होगा। और किसमें मूवमेंट नहीं होगा? जिसमें टाइट होगा, करेक्ट। सो दिस इज वेयर यू विल गेट द आंसर। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 187, the codon AUG codes for methionine and phenylalanine। बच्चों इधर से समझ, AUG तो मिथ्योनिन लाता था, फिनाइल एलेनिन जो है वो एक अलग इंफॉर्मेशन हो गई। इज इट अ करेक्ट स्टेटमेंट? नो। तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है ना, ठीक है। अच्छा अभी इनकरेक्ट वाला जो है, इनकरेक्ट वाला जो है वो तो एक बात हो गई। दूसरा क्या लिखे? ए एंड AAG बोथ कोडॉन कोड फॉर अमीनो एसिड लाइसिन। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है बच्चों। AAG इसके लिए अगर सोचें तो आपको थोड़ा सा जेनेटिक कोड डिक्शनरी आनी चाहिए थी, बट अगर वो नहीं भी आती फिर भी आपको वोबल्स हाइपोथेसिस समझ में आना चाहिए था कि जो भी अमीनो एसिड डिफाइन होने वाली वो तो स्टार्टिंग के 2 लेटर्स हो जाती, लास्ट वाली पेयरिंग तो इट मे नॉट बी एज पर द रूल। मतलब ए कोड्स फॉर लाइसिन और इधर भी ए कोड्स फॉर लाइसिन, मतलब द सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला लाइन करेक्ट, दूसरा वाला करेक्ट। ढूंढते पहला लाइन करेक्ट, दूसरा वाला करेक्ट। ये जो है ये तो मेरे को स्टेटमेंट 2 में दिख रहा है। 1 is incorrect and statement 2 is correct। बच्चों ये थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए है कि मतलब उसमें आपको जेनेटिक कोड डिक्शनरी याद करनी होगी, और मैंने आपको याद करने का तरीका क्या बताया था?
कि आप अगर चाहें तो स्टार्टिंग के 2 लेटर की ग्रुपिंग बनाएं। स्टार्टिंग के 2 लेटर कौन सा अमीनो एसिड लाता है ना। ऐसे आपको 5-6 अलग अलग याद करने पड़ेंगे। थर्ड पेयर जो होता है वो नॉट एज पर रूल होती है, वो तो कैसे भी हो सकता है। यही तो था वोबल्स हाइपोथेसिस। एनीवेज, मेरे को ये पूरे सब पेपर में ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा चैलेंजिंग लग रहा है, कि जिसको मैं डिफिकल्ट टाइप में रखूं कि भाई आपको अगर जेनेटिक कोड डिक्शनरी आती होगी तभी आपको ये क्वेश्चन पे चांस लेना चाहिए था। अंडरस्टूड? ठीक है, चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। ये जो है हम इसको आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। Which of the following is not a step in multiple ovulation embryo transfer? Cow yields about 6 to 8 eggs at a time. बराबर है. Cow is fertilized with artificial insemination. Correct है. Cow is administered hormone having LH-like activity. अरे बच्चों FSH लाइक एक्टिविटी होती है, LH लाइक एक्टिविटी नहीं होती जिससे सुपर ओवुलेशन हो सके। तो इधर ही है, इधर ही गलती है, समझ गए हम लोग। फर्टिलाइज्ड एग्स आर ट्रांसफर टू द सरेगेट मदर 8 to 32, सब बराबर है। आंसर बच्चों थर्ड वाला ही है, थर्ड वाला ही है। सो ये स्ट्रेट एनसीईआरटी का सिंपल क्वेश्चन हुआ। मैं बोलूंगा गो टू पेज नंबर 168, चैप्टर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। ठीक है, ये वाला आपको जाना है पेज नंबर 168 पे, तो आपको क्लियरली मिल जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन बोलूंगा मैं इसको, डिफिकल्ट नहीं है जरा भी। नाउ स्टूडेंट्स क्या लिखा है? फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट्स अबाउट प्रोस्टोमियम ऑफ अर्थवॉर्म। ये देखो बच्चों, क्वेश्चन अर्थवॉर्म पे आ गया। ये तो नीट के डिलीटेड सिलेबस का पार्ट है, तो ये क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा ऐसा डिस्कशन भी हो रहा है था कि भाई दिस क्वेश्चन शुड हैव नॉट बीन आस्क्ड। ठीक है, एक अच्छी बात यह है कि दिस क्वेश्चन इज कमिंग इन सेक्शन बी। सेक्शन बी जो है वो आपको ऑप्शनल वाले ग्रुप में आता है, तो ये क्वेश्चन चले एक बार के लिए। हाँ, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, इफ लाइक नीट के सिलेबस में होता तो। एनीवेज चलो क्वेश्चन को आंसर करते हैं। Following are the statements about the prostomium of earthworm. It serves as a covering for the mouth. बराबर है। ये जो सब स्टेटमेंट्स है इसमें आप देखो जरा बच्चों, ये इट सर्व्स एज अ कवरिंग फॉर माउथ। एक काम करो, गो टू, चलो फटाफट अगर आपको देखना ही है तो गो टू पेज नंबर, लिखता हूँ सही से, अर्थवॉर्म वाले टॉपिक पे जाओ, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाले टॉपिक पे जाओ। वहां पर अर्थवॉर्म का डायग्राम है, डायग्राम। वो डायग्राम में ही प्रोस्टोमियम, डायग्राम में ही नाम है, बराबर है। तो वो डायग्राम पे जो नाम है वो अभी हम देखेंगे। इसमें प्रोस्टोमियम इज वर्किंग एज अ कवरिंग फॉर द माउथ, ये करेक्ट बात है। दिस हेल्प्स टू ओपन द क्रैक इन द सॉइल, क्रैक इन द सॉइल इनटू व्हिच इट कैन क्रॉल, ये भी सही है। ठीक है, इट इज वन ऑफ द सेंसरी स्ट्रक्चर, ये भी सही है। व्हाट इज रॉन्ग? इट इज द फर्स्ट बॉडी सेगमेंट। फर्स्ट बॉडी सेगमेंट बच्चों ये पेरिस्ट्रोमियम को बोला गया है। नाउ व्हाट इज दिस? फर्स्ट सेगमेंट पेरिस्ट्रोमियम है, इसके ऊपर थोड़ा सा फ्लैप लाइक एक्सटेंशन एक्सटेंशन कुछ है, इनको बोलते हैं प्रोस्टोमियम। ज्यादा दिमाग पे लोड लेने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन ऐसा ही था जिसको आपको छोड़ देना चाहिए। हाँ, तो आपको दूसरा ही कोई अटेम्प्ट करना चाहिए था। आई वुड से दो एनसीईआरटी में इट इज मेंशन ना कि पेरिस्ट्रोमियम इज द फर्स्ट सेगमेंट, ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। ठीक है, सो द पॉइंट इज ए बी सी इन दिस केस इज करेक्ट। ऑप्शन 3 पे हम जाएंगे, दिस इज व्हाट इट इज। हाँ, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है सच। नाउ सी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। एलेंस रूल, आगे एलेंस रूल। एलेंस रूल जो है वो जो पोलार एनिमल होते हैं, सील व्हील टाइप के एनिमल है, वो लार्जर साइज एनिमल, शॉर्टर ईयर, shorter limbs are possible in the colder areas. Larger size animal will have lesser surface area to the volume ratio, thereby वो लोग हीट लॉस थोड़ा कम करेगा कंपेयर टू स्मॉलर साइज एनिमल इन दैट एरिया, बराबर है। अच्छा दूसरी बात करेंगे तो
दूसरी बात करेंगे तो फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन की बात करेंगे। फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन ये इसका होगा, कंगारू रैट याद है, उसने ऐसा कर दिया कि उसने अंदर का ही पानी को यूज कर लिया। जो एक्चुअली रेस्पिरेशन में हम लोग एक्सेल करते हैं वो वही पानी को यूज करके अपनी लाइफ चलाता है। ये लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड यूरिन टाइप्स करते हैं, दे डोंट लूज वाटर बाय यूरिनेशन, इनफैक्ट दे डोंट ड्रिंक आल्सो वाटर इन द एंटायर लाइफ, सम स्ट्रेंज एडेप्टेशन। ठीक है, अच्छा फिर आ गया क्या, बिहेवियरल। बिहेवियरल जो है वो तुमको पता है, डेजर्ट लिजर्ड सुबह सुबह आके दे यूज्ड टू बास्क अंडर सनलाइट। बायोकेमिकल एडेप्टेशन में मतलब कुछ ऐसे क्या नाम के फिशेस होते हैं जो ग्रेट डेप्थ में भी सरवाइव कर पाते हैं, वो स्पेशल आई वुड से प्रेशर झेलने वाले उनके सेल्स होते हैं। सो ये हिसाब से आंसर क्या, हाँ आंसर A4B1 लिख दूं मैं, A4 B1 C2 D3, इस हिसाब से आंसर मेरे को फर्स्ट वाला ऑप्शन मिला। ठीक है, ये किधर मिलेगा, तो तुम्हारा जो चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नाउ हाँ बच्चों देखो इधर, फाइलेरियसिस, हाँ अरे इसका तो क्या है, विचेरिया बैंक्रप्टी, हेल्थ एंड डिजीज में आप लोग चैंपियन है। एमीबियसिस, एमीबियसिस जो है वो क्या था, एंट एमीबा हिस्टोलाइटिका, सॉरी एमीबियसिस जो है वो एंट एमीबा हिस्टोलाइटिका है, करेक्ट है। फिर तुम्हारा निमोनिया इज हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, रिंगवर्म स्ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन, ये वो सब फंगल इन्फेक्शन। अब रिलेट करो चलो, ए का थ्री किधर है, लो एक में ही है, मेरे को एक ही दिख रहा है, ए का 3 है ना, बी जो है बी का 4, सी का 1, डी का 2, यस ऑप्शन 4 इज करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। ये आपको हेल्थ एंड डिजीज के सारे पॉजिटिव एजेंट पूछे गए हैं, आना ही चाहिए, इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है वो से। अब देखो, अब ये पूछा एडेप्टिव रेडिएशन, एडेप्टिव रेडिएशन जो है, अरे ये एडेप्टिव रेडिएशन किसका था, डार्विन फिंचेस, बराबर ना, डार्विन फिंचेस। फिर ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, यस विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड, एनालोगस ऑर्गन। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन जो है बोन्स ऑफ फोर लिम्स मैन एंड व्हेल, ये इवोल्यूशन में एंथ्रोपोजेनिक, व्हाट इज एंथ्रोपोजेनिक, जो काम ह्यूमन बीइंग के वजह से होता है वो एंथ्रोपोजेनिक। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि भाई ए का होना चाहिए 4, बी का होना चाहिए, बी का होना चाहिए 3, फिर सी का होना चाहिए 2, डी का होना चाहिए 1। एक चीज और तुमको बताया था मैंने, ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होमोलोगस ऑर्गन को रिलेट करता है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन एनालोगस को, याद है हमने ऐसा पढ़ा था, ACHD। AC क्या होता है, AC is एनालोगस ऑर्गन, C मतलब कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, अच्छा H is homologous and is divergent evolution, सही है, बराबर। आगे बढ़े, चलो ये तुम्हारा इवोल्यूशन चैप्टर है, तो वही सबसे A4B3C2D1 किधर है, A4B3C2D1 थर्ड ऑप्शन। ठीक है, पेज नंबर भी चाहिए तो लिख लो, पेज नंबर ये आपको मिल जाएगा 131, 132, 133 में मिल जाएगा सारा इंफॉर्मेशन। ठीक है, फाइन। अच्छा आगे बढ़, which of the following secretes the hormone relaxin during the later phase of pregnancy? ग्रेफियन फॉलिकल लास्ट तक बचता ही नहीं है, फीटस कैसे बनाएगा, यूट्रस, ये भी पॉसिबल नहीं है, कॉर्पस ल्यूटियम, दिस मेक सेंस,
ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम किधर होता है? ओवरी के अंदर होता है, ओवरी। तो ओवरी के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम विल स्टे डाउन फॉर सर्टेन टाइम, ठीक है, एंड देन इट विल कंटिन्यूअसली सिक्रीट योर रिलैक्सिन हार्मोन दैट विल आल्सो हेल्प इन रिलैक्सिंग द pelvic girdle वगैरह, and that will be facilitating proper delivery of the child. Anyways, यहाँ पे पूछ रहा है क्या, तो यहाँ पे आपको आंसर कॉर्पस ल्यूटियम होना चाहिए। एक्चुअली ओवरी होता ना, ओवरी, और बेटर आंसर होता था। उनको कॉर्पस ल्यूटियम बोलने जगह पे क्या बोलना चाहिए? ओवरी बोलना चाहिए, ठीक है। फिर भी अगर आपको पेज नंबर चाहिए तो पेज नंबर 53 ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में मिल जाएगा। जो पैराग्राफ है ना, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 193 तक पहुंचे। Now students, which one of the following statement about histones is wrong? Histones are organized to form the coiled structure of 8 molecules, बराबर है। हिस्टोन ऑक्टेमर हम लोग बोलते हैं। Histones are rich in amino acid lysine, arginine, बराबर है। Histones carry positive charge on the side chain. pH of histones is slightly acidic. ये स्टेटमेंट सही है क्या? अरे ये तो बेसिक था बच्चों, कहते बेसिक अमीनो एसिड्स लाइसिन एंड आर्जिनिन, है ना। तो इस हिसाब से फोर्थ स्टेटमेंट इज रॉन्ग। फोर्थ स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा दिक्कत नहीं इसमें। हाँ कि भाई पीएच ऑफ हिस्टोन्स बेसिक होता है क्योंकि उनके पास बेसिक अमीनो एसिड्स होता है। तुमको याद है हमने कुछ ऐसे बोला था, डीएनए, डी स्टैंड्स फॉर डी स्टैंड्स फॉर फुल डीएनए, N stands for negatively charged, A stands for that moves through towards anode. तो सही है, लोग नेगेटिवली चार्ज होता है तो हिस्टोन्स विल कैरी पॉजिटिव चार्ज, तभी तो डीएनए उससे चिपक जाएगा। दूसरी चीज, पीएच ऑफ हिस्टोन्स बेसिक होनी चाहिए, एसिडिक नहीं होनी चाहिए। वो बेसिक अमीनो एसिड लाइसिन और आर्जिनिन रखने की वजह से हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपके सामने उसको डिस्कस करते हैं। Now students, the 195th question जो है, the following are the statements with reference to lipid. Lipids have only single bonds and are called as unsaturated fatty acid. ठीक है, सिंगल बॉन्ड जो रहेंगे बच्चों लिपिड्स की अगर बात करें, पूछ रहा क्या क्वेश्चन है, लास्ट में आपको बताना है कि इसमें से करेक्ट कौन कौन सी कॉम्बिनेशन है। करेक्ट है, lipids have only single bonds and are called as unsaturated fatty acid. The statement actually, अगर हम ऐसी बात करें तो इसको जरा देखते हैं कि भाई इसमें से हमको कौन कौन सा जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये देखो बच्चों, ये वो देखो, देख के समझ आ रहा है। लेसिथिन फोस्फोलिपिड ये तो ट्रू लग रहा है, ट्राइहाइड्रोक्सीप्रोपेन ट्रू लग रहा है, पाल्मिटिक एसिड इज 20 कार्बन रॉन्ग ना, 16 कार्बन होता है। एराकिडोनिक एसिड 20 कार्बन होता है, कर लो बात। मतलब बीएनसी जो है वो तो परफेक्ट करेक्ट है, बाकी सारे गलत लग रहे हैं। तो आंसर करेक्ट वाला ये होना चाहिए बच्चों, ट्राइहाइड्रोक्सीप्रोपेन ये ग्लिसरॉल होता है, लेसिथिन फोस्फोलिपिड। कितनी बार आपको बताया गया है, लिपिड्स हैव ओनली सिंगल बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड होता तो उसको हम जो है सैचुरेटेड बोलते थे। बोल रहा है लिपिड्स हैव ओनली सिंगल बॉन्ड्स ऑल टुगेदर, मतलब कहीं पर डबल बॉन्ड वगैरह नहीं है, तो गलत स्टेटमेंट हो गया। समझा कि नहीं? रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। कितने स्टेटमेंट है? राइट खाली बी और सी है, ठीक है। फिर भी चाहिए तो आप पेज नंबर 144 पे ये सारा डिस्कशन मिलेगा, आपको पता चलेगा। पाल्मिटिक एसिड 16 कार्बन रखता है, एराकिडोनिक एसिड 20 कार्बन वगैरह रखता है बायोमोलिक्यूल चैप्टर में। अंडरस्टूड? आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट नाउ। अच्छा बच्चों ये देखो, स्कैपुला, स्कैपुला इज अ ट्रायंगुलर फ्लैट बोन, एनसीईआरटी का लाइन, बराबर। ए का 4 किधर किधर है, तो सेकंड वाले में है और फोर्थ वाले में, देखते हैं अभी। अच्छा बी का जो है, बी का क्रेनियम, बराबर। देखो क्रेनियम
एक्चुअली बच्चों क्रेनियम ना फ्लैट बोन में भी आ सकता है, इरेगुलर फ्लैट बोन में, बट एनसीईआरटी ने ऐसा नहीं बोला, थोड़ा रुक जाते हैं। स्टर्नम और वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम विल शो विच जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट, है कि नहीं? मतलब ये तो पक्का है, यही होगा। अब स्टर्नम को क्या कर सकते हैं, स्टर्नम को तुम फ्लैट बोन बोलो चलेगा, कहते हैं इट्स अ फ्लैट बोन लाइंग इन द मीडियल लाइन ऐसा। क्रेनियम को फिर फाइब्रस जॉइंट, क्यों? क्योंकि जो स्कल के ऊपर जो भी जॉइंट्स होते हैं वो इमूवेबल जॉइंट्स है, यस और नो? हमने आपको क्लास में ऐसा भी सब पढ़ाया हुआ है कि इधर जो ऐसा बीच में तेरे नाम हेयर स्टाइल जैसा जाता है वो सजाइटल सूचर होता है, then you have that lateral suture, पीछे लैम्बडॉइड सूचर, करोनल सूचर, ये सब बताया हुआ है, वही तो है फाइब्रस जॉइंट। तो आंसर बच्चों, आंसर अपना 2 ऑप्शन हो गया, ऑप्शन 2 बराबर। किधर मिलेगा? लोकोमोशन चैप्टर में। अब मैं लाइन नहीं लिख रहा हूँ, तुम समझ जाओ उसमें है ना? आगे बढ़ते हैं। एडिनोसाइन डीएमाइनेज एंजाइम, वो तो अरे एडीए डेफिशिएंसी वाला। अरे यार ये तो डिसफंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम है, स्ट्रेट आंसर आना चाहिए। पार्किंसन डिजीज में ऐसा वो ट्रेमर्स आते हैं बच्चों, मैंने बताया ना हमारे ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह में ऐसा हाथ वगैरह ऐसे रखने में हाथ हिलते हैं, वो पार्किंसन डिजीज में होता है। ब्रेन में डोपामाइन वो सब डीजेनरेटिव डिजीज एक तरह से, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो ही नहीं सकता है। एडिसन्स डिजीज तुमको होता है, वो तो क्या था? वो तो एडिसन डिजीज और कशिंग सिंड्रोम, जब भी आपका एसीटीएच हार्मोन वगैरह एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन का ज्यादा हो जाता है तो तुम्हारा कशिंग डिजीज होता है, कम हो जाता है तो एडिसन डिजीज वगैरह होता है ना? तो इधर एडिनोसाइन डीएमाइनेज डेफिशिएंसी क्लियरली इज अ डिसफंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम व्हिच कैन बी ट्रीटेड बाय यूजिंग द जेनेटिक इंजीनियरिंग, बराबर। ये आपको बायोटेक्नोलॉजी में मिल जाएगा, यस बायोटेक्नोलॉजी में विल गेट दिस एडीए डेफिशिएंसी वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, आगे बढ़ जाते हैं जो नाउ। ड्यूरिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अकर, ठीक है? एच जोन डिसअपीयर्स, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के समय एच जोन डिसअपीयर्स, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है बच्चों, ठीक है? फिर क्या? ए बैंड वाइड है। अरे कौन सा बैंड वाइड होता है भाई? कोई भी बैंड वाइड होता है क्या कॉन्ट्रैक्शन समय? नहीं, बहुत होगा तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, बहुत होगा तो कोई सेम रहेंगे, वाइड तो कोई नहीं होता है, मतलब ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। आई बैंड रिड्यूसेस इन विड्थ, बराबर, तो दिस आल्सो इज करेक्ट, ठीक है? अच्छा, फिर मायोसिन hydrolyze ATP releasing the ADP IP, this also is correct. Z lines attached to the actins are pulled inwards, हाँ अंदर आएगा, बराबर है। What is ACDE? ACDE कौन है? ये रहा थर्ड ऑप्शन, ACDE। किधर पता चलेगा? लोकोमोशन चैप्टर में आप सही से वो पढ़ लेना उसकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की मैकेनिज्म, तो आपको इजीली आ जाएगा ये, बराबर है, ठीक है? नाउ अभी मैं इसको आगे बढ़ता हूँ। Student, which of the following is not an important component of initiation of parturition? What is parturition? Delivery process, या इसी को हम बोलते हैं चाइल्ड बर्थ, बराबर है ना? तो कौन सा ऐसा है जो चाइल्ड बर्थ के लिए नहीं चाहिए? इंक्रीज इन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रेशियो, ये चाहिए होता है। रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन, अरे बच्चों प्रोलैक्टिन इज मिल्क फॉर्मेशन हार्मोन, इसका जरूरत है क्या डिलीवरी के समय? नहीं, बराबर। इनफैक्ट डिलीवरी के बाद ऑक्सीटोसिन काम आता है, देखो ऑक्सीटोसिन वगैरह जो रहेगा वो थोड़ा बहुत काम भी आएगा, यही ऑक्सीटोसिन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करता है। सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन आल्सो यू नो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाता है, जीटीबी का वर्ड है प्रोस्टाग्लैंडिन। तो कहने का मतलब व्हाट इज इनकरेक्ट? इट्स ओनली द सेकंड स्टेटमेंट व्हिच इज द थिंग व्हिच इज नॉट बीन यूज्ड एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन। सो आंसर क्या होना चाहिए? आंसर शुड बी द ऑप्शन 2, ऑप्शन 2, बराबर। कंसेप्चुअल टॉपिक है, पढ़ने समझ में आ जाएगा कि प्रोलैक्टिन का काम मिल्क बनाना है, ना कि वो चाइल्ड बर्थ में कोई रोल प्ले करता है, ऐसा कोई भी रोल वो प्ले नहीं करता। अंडरस्टैंड?
बच्चों assertion रीजन दिया, a person goes to high altitude experience altitude sickness with the symptoms like breathing difficulty and heart palpitation. करेक्ट बात है। जैसे से हम पहाड़ के ऊपर वगैरह जाते हैं तो हाइट पे जाने के बाद हमको डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, हमारी हार्ट बीट सब बढ़ जाती है। करेक्ट स्टेटमेंट है। रीजन क्या है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऊपर जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा हाई ऑल्टीट्यूड पे, the body does not get sufficient oxygen in the light of above statement, choose the correct from this। ठीक है, ऊपर हाइट पे पहुंचने के बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, बॉडी को उतना ऑक्सीजन नहीं मिलता, इसी कारणवश तो ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है, डिफिकल्टी होती है, हार्ट पाल्पिटेशन बढ़ जाता है, ताकि हम उस ट्रबलसम सिचुएशन से अपने आप को निकाल सकें। तो ये स्टेटमेंट में असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और इनफैक्ट रीजन उस असर्शन का करेक्ट स्टेटमेंट है। ये आंसर आ जाएगा थर्ड वाला। समझा? ठीक है। So this is how the thing is. All questions we have done. 200 questions तक अपने हो गए हैं video solutions. हाँ, now students, if you see, मैं अभी ये क्या करता हूँ, देखो यहाँ पर zoology chapter wise analysis, ये जो अपना अभी हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस किया, उसके टॉपिक्स लिख देता हूँ, कितने क्वेश्चंस पूछे वो, तो देखिए ये सब आपके सामने है। चलो ये सारे टॉपिक्स के नाम लिख दिए, बराबर। एनिमल डाइवर्सिटी से 4 क्वेश्चंस वर आस्क्ड, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन से 3, ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट से 12, देन यू हैव ह्यूमन रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव हेल्थ से 4, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से 3, माइक्रोब से 1, प्लांट डाइवर्सिटी से 1, सेल बायोलॉजी से 4, बायोमोलिक्यूल से 2, जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर से 6, इवोल्यूशन से 1, स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन से 2, बायोटेक्नोलॉजी से 4 और इकोलॉजी से 3। ऐसा टोटल कितने हो गए? 50 क्वेश्चंस का मैंने स्प्लिट अप बता दिया। ठीक है, अच्छा थोड़ा और आगे बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ द सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए में मुझे ऐसे लगे इजी मीडियम डिफिकल्ट करेंगे तो इजी वाले जो है करीब 20 क्वेश्चंस थे, मीडियम वाले 12 क्वेश्चंस थे और डिफिकल्ट वाले भी 3 क्वेश्चन थे, बराबर। ऐसे टोटल 35 हो गया। सेक्शन बी की बात करते हैं। ओके, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इजी मीडियम डिफिकल्ट के कॉन्टेक्स्ट में इजी इज 1, मीडियम इज 11 एंड डिफिकल्ट इज 3। टोटल अपने कितने हो गए? 15। ये पूरा का पूरा स्प्लिट अप है बच्चों जूलॉजी के पेपर का, बाइफर्केशन। लेट्स गो टू फ्यू मोर थिंग्स। ये देखो बच्चों, नीट 2020 का खुशबू राजपुरोहित का स्माइलिंग फेस। She is a student who got 720 में 665, a very proud moment, and she has done that thing in a single attempt itself, the first attempt, what we say। और अपने क्लास से 28 स्टूडेंट्स ने 500 एंड अबव स्कोर किया था, राइट, जो काफी बड़ा अचीवमेंट है। व्हाट आई वांट टू स्ट्रेस ओवर हियर इज, ये जैसा कि आपने ये पूरा वीडियो देखा कि सब कुछ एनसीईआरटी के करीब लाइंस के थे। तो फॉलो योर टीचर, योर मेंटोर, टीचर जो भी बोले वो आप करिए, उसी डायरेक्शन को फॉलो करिए, लाइफ में एक अलग जगह पे पहुंच जाएंगे। ट्रस्ट मी, एवरीथिंग इज पॉसिबल। आपके एंड से एक डेडिकेशन चाहिए, एक अलग लेवल की मेहनत चाहिए, ठीक है। टीचर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते रहो, बराबर। ये क्लास के नंबर है, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। कुछ भी रहे तो हमें आप हमेशा टच में रहिए। बी कॉन्फिडेंट। थैंक यू। बस बच्चों, यहाँ पर हम अभी सेशन अपना एंड करते हैं, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।